अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बेटा प्रेजेंटेशन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ क्लियर करिएगा, लास्ट टॉपिक हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स कंप्लीट कर दिया था या वो रहता है? एक मिनट में वो स्लाइड्स भी आप लोगों के लिए ओपन कर दूँ। सर बीटा ब्लॉकर्स से पहले ब्लॉकर्स पहले कर तक दिए कर थे? लिया था। नहीं। अच्छा जी, ब्लॉकर्स से रहता है। यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है, अल्फ़ा 1 से या इससे भी आगे? पढ़ा था जी बेटा। सर, यहीं तक पढ़ा था, ये मिसरेनस बीओवी यहीं तक पढ़ा था। फिर आपने बीओवी कहा हमें, मतलब आपने बताया था, फिर वहाँ पे क्लास खत्म हो गई। ठीक है जी, चले जी। हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और बीटा ब्लॉकर्स से, ठीक है। पहले तो ये बताएं अल्फ़ा 1 क्या करते हैं बेटा? अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट कहाँ पे यूज़ होते हैं, इंडिकेशन वगैरह कोई बताएगा? सर अल्फा वन हमारे पास माइड्रेसिस में यूज करते हैं हम लोग, वेरी गुड। और प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में यूज करते हैं। और हाइपरप्लेजिया में बेटा अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट यूज़ होती है या ब्लॉकर यूज़ होते हैं? ब्लॉकर यूज होती है। तो मैं एगोनिस्ट का पूछ रहा हूँ, ठीक है। और आपने बताया और किस में यूज़ होते हैं अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट? नेज़ल डिकंजेस्टेंट सर के तौर ये पे। पढ़ना है स्ट्रेस में, हार्ट फेलियर हम्म, में। कोई ड्रग का नाम बताएं अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट की। सर वो फिनाइल एफिनिन हमने पढ़ा था। फिनाइलेफिराइन, वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब हम बात करेंगे अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स की, तो वो कहाँ पे यूज़ हो रहे थे? वो बीपीएच को ट्रीट करने के लिए, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के लिए पढ़ा था। ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, और उनके नाम कोई एक नाम बताएंगे? सर साइन। टेरोडोसिन। टेराजोसिन, वेरी गुड। उनके टेरोडोसिन। आखिर में क्या आता है? जोसिन का वर्ड लाजमी आता है, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा 1 अगर हम ब्लॉकर्स को देखेंगे, कहाँ पे गए? अच्छा जी, इस स्लाइड को हम देखते हैं। अल्फ़ा 1 देखें, अल्फ़ा 1 ब्लड प्रेशर में भी यूज़ होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें ब्लड प्रेशर में जो यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन और टेराजोसिन। और स्पेसिफिकली पैराजोसिन जो है वो हार्ट फेलियर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पैराजोसिन हार्ट फेलियर में, डॉक्सा और टेराजोसिन डीटी, डॉक्सा एंड टेराजोसिन कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं? हाइपरटेंशन एज वेल एज बीपीएच। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीपीएच में कौन से यूज़ हो रहे हैं? कोई पढ़ेगा नाम? डॉक्साजोसिन और टेराजोसिन। नहीं, सिर्फ और और सिर्फ सिर्फ में बीपीएच में, एल्सिजोसिन और टेमसिजोसिन। ठीक है। एल्सिजोसिन और तो ये बात याद रखिएगा, अल्फ़ा 1 एंटागोनिस्ट या अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स बीपीएच में भी यूज़ हो रहे हैं, हाइपरटेंशन में भी यूज़ हो रहे हैं और हार्ट फेलियर में भी यूज़ हो रहे हैं। अगर मैंने 5 ऑप्शंस आप लोगों को दे दिए, पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, अल्फाजोसिन, इसमें से हार्ट फेलियर में कौन सा यूज़ हो रहा है? तो बताएं कौन सा यूज़ हो रहा है? पैराजोसिन हो रहा है। पैराजोसिन। और मैं अगर ये पूछूं कि कौन कौन से बीपीएच एज वेल एज हाइपरटेंशन में यूज़ हो रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पैराजोसिन है। डोक्सा और टेराजोसिन, ठीक है। अच्छा, और पैराजोसिन भी हाइपरटेंशन में यूज हो रहा है। और सिर्फ बीपीएच के लिए अगर रिकमेंड करें तो अल्फाजोसिन और टेमसोलोसिन, ये है। अच्छा जी, ये जोसिन वाले याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर में कौन से यूज़ हो रहे हैं और क्या कहते हैं बीपीएच में कौन से यूज़ हो रहे हैं। डोक्सा, टेरा, अल्फा और टेमसोलोसिन, ये चारों बीपीएच में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, ये तस्वीर कोई बच्चा समझाएगा? बेटा ये इमेज क्लियर हो रही है आप लोगों को?
आवाज़ आ रही है बच्चों? जी सर, ये बीटा रिसेप्टर्स के बारे में है। जी जी, बीटा 1 के बारे में क्या बताया हुआ? जी, अच्छा, आप लोगों इसमें ने हमारे कोशिश पास करनी 3 है। है, बीटा 1, देखिए, बीटा 2, बीटा 3। अच्छा बेटा सुनो, आप लोगों ने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहो ना। फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको ऊपर से पढ़ता रहूँगा और चला जाऊँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना और ड्रग्स को समझना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे समझ आए कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लोगों का पहुँच पा रहा है। चलिए बेटा आप बताएं। जी सर, आपने जैसे बताया था कि बीटा 1 का काम होता है हार्ट पे काम करना और बीटा 2 का काम होता है लंग्स पर काम करना। तो जैसे कि बीटा 1 है हमारे पास, तो वो जो है हमारे पास हार्ट रेट को बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है और एवी कंडक्शन बढ़ा देता है। इसके लिए आपने 3 टर्म्स बताई थी कि आयोनोट्रॉपी और ड्रोमोट्रॉपी क्रोनोट्रॉपिक और और जो है ना क्रोमोट्रॉपिक। क्रोमोट्रॉपिक, ये टर्म्स बताई थी आपने। अच्छा, इसके टर्म अलावा सारे जो है बच्चे एक दफ़ा रिपीट करेंगे। आयनोट्रॉपिक, आयनोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, करना। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज। आयनोट्रॉपिक का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करना, ठीक है। क्रोनोट्रॉपिक का मतलब हार्ट का हार्ट रेट, हार्ट रेट रेट इंक्रीज इंक्रीज करना, वेरी गुड। और ड्रोमोटॉपिक का मतलब क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन। कंडक्शन, वेरी कंडक्शन। गुड। बीटा 1, सवाल मेरा ये है, बीटा 1 एगोनिस्ट पॉजिटिव इफेक्ट रखते हैं इन सब पे या नेगेटिव? पॉजिटिव इफेक्ट पॉजिटिव, रखते हैं। पॉजिटिव सर, बढ़ा देंगे, हार्ट इंक्रीज वेरी बीट नहीं गुड। इंक्रीज करवाते करते हैं। हैं ट्रॉमोटॉपिक, ये आपने और बताया अगर था। हम बीटा 1 ब्लॉकर्स देंगे तो फिर वो क्या इफेक्ट रखेंगे? नेगेटिव, नेगेटिव से। नेगेटिव, नेगेटिव, इन सब वेरी गुड चीजों को वेरी कम गुड। कर देंगे। अब ये बताएं कि बीटा 1 ब्लॉकर्स कहाँ पे यूज़ होंगे? मतलब अगर हार्ट के लिहाज से आप देखें कौन सी कंडीशंस में यूज़ हो रहे थे बीटा 1 इफ ब्लॉकर्स? हार्ट, इफ हार्ट हार्ट रेट इंक्रीज हुआ हुआ ऑलरेडी। ठीक है, उसको क्या कह रहे थे उस कंडीशन को? कार्डियक अरेस्ट हो गया हो या मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया हो। एरिथमिया। ठीक है, हार्ट फेलियर, एरिथमिया, टैकीकार्डिया, ये सारी सिचुएशंस में बीटा 1 ब्लॉकर्स यूज़ हो रहे थे, ये बात याद रखिएगा। बीटा 1 एगोनिस्ट कहाँ पे यूज़ हो रहे थे? आई देखिए, थिंक सर जब ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रैडिकार्डिया, वेरी गुड। और हार्ट फेलियर में बीपी भी लो यूज़ हो होते हैं, ब्लड प्रेशर लो होते हुए भी यूज़ होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आप मायोकार्डियल इंफार्क्शन। देखिएगा, दोनों जो है कार्डियक प्रॉब्लम्स में यूज़ हो रहे हैं, बीटा 1 भी यूज़ हो रहे हैं और बीटा 2 भी यूज़, बीटा 1 एगोनिस्ट भी यूज़ हो रहे हैं और बीटा 1 ब्लॉकर्स भी यूज़ हो रहे हैं, मगर दोनों की इंडिकेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे बीटा 2 तो वो लंग्स में यूज़ हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है, सुनिएगा ज़रा, सवाल ये है कि अगर हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देंगे, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सिलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव का आपको पता है बेटा कॉन्सेप्ट? यस सर सर। वो सिस्टमैटिक और लोकलाइज इफेक्ट देते हैं। जी। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स दिए एक पेशेंट में जिसमें ऑलरेडी हार्ट फेलियर हो रहा है, या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, और दूसरा उसमें एस्थमेटिक कंडीशन है, क्या दे सकते हैं उन्हें नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स? कोई गेस सर कर दे। बीटा ब्लॉकर्स मींस तीनों इसमें आ रहे हैं, बीटा 1 2 3 सब आ रहे हैं, जी, सारे आ रहे या हैं, आप मगर एक हम ही बात कर रहे हैं? बीटा 1 और बीटा 2 की ज़्यादातर बात कर रहा हूँ ना अजहर, मगर बीटा 3 जो है उस पे अभी ज़्यादा ड्रग्स नहीं आई, तो हम बीटा 3 की गहराई में नहीं जा रहे, बीटा 1 और बीटा 2 की ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का मतलब बीटा 1 और बीटा 2 पे जो काम करेंगे। तो कंडीशन सर मैंने हम ये दे दी, सकते हैं? दे सकते हैं, वजह? सर नॉन सिलेक्टिव है ना, मतलब लोकलाइज इफेक्ट नहीं होगा इसका। नहीं दे सकते, यस सर, नहीं देंगे। वजह? सर नहीं देंगे ये लोग। टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है इसीलिए। किस लिए बेटा? टॉक्सिसिटी तो क्रिएट कर रहा है, मगर हमें इन सर केस लंग्स ऑफ पे। फार्माकोलॉजी, जी जी सर जी जी लोकलाइज सर है, बताएं। लंग्स पे इसका पर इफेक्ट। लंग्स पे नहीं सर, लंग्स पे क्या हार्ट इफेक्ट वगैरह आएगा हर इसका? चीज पे जो है इफेक्ट करेगा। लंग्स पे क्या इफेक्ट आएगा? सर डिक्रीज कर देगा को ये ब्रोंको, रेस्पिरेटरी रेट को। यस सर, नेगेटिव इफेक्ट देगा ना ये ब्रोंकोडायलेशन, बेटा टर्म क्या यूज़ की थी? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, ये टर्म हम यूज़ कर रहे थे ना। तो देखें, अब मैं बता रहा हूँ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, अगर हार्ट के साथ कोई पेशेंट है जिसमें अस्थमा की कंडीशन है तो उसमें नहीं दे सकते, क्योंकि वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे काम करेगा, और जब वो बीटा 2 को ब्लॉक करेगा तो वो क्या करेगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। तो ऐसा पेशेंट जो कि ऑलरेडी एस्थमेटिक है, सही है, अगर उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो
आप उसको डेथ तक ले जा सकते हैं। ये गलत ड्रग देने की वजह से इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। बात समझ आ रही है क्या रीज़न है नॉन सेलेक्टिव बीटा 2 और यस नॉन सर, सेलेक्टिव तो बीटा मतलब इसमें ब्लॉकर्स का? कॉन्ट्राइंडिकेटेड ये तो समझ आ गया। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किस पेशेंट्स में? कोमोर्बिड कंडीशन में। अगर एक पेशेंट है जिसके साथ हार्ट फेलियर या हार्ट प्रॉब्लम के साथ एस्थमेटिक कंडीशन है। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि कौन सा उसमें देंगे? क्या हार्ट फेलियर के साथ एस्थमेटिक पेशेंट है, क्या देंगे उसमें? क्या प्रिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे? आपके पास एक पेशेंट आया जिसमें सेलेक्टिव हार्ट प्रॉब्लम है और साथ में एस्थमेटिक कंडीशन है। सर सेलेक्टिव देंगे ना, बीटा 1 एगोनिस्ट देंगे बीटा हार्ट 1 कंडीशन एगोनिस्ट के देंगे, लिए, वेरी गुड, ठीक है। और एंड अगर हम बीटा 2 बीटा 2 क्या बीटा देंगे? 2 बीटा 2 क्या देंगे? एक और एगोनिस्ट ही देंगे एगोनिस्ट। सर, ड्रग का नाम बताएं, वेजोडाइलेशन कराएगा। ड्रग का नाम बताएंगे आप? सल्ब्यूटामॉल। सल्ब्यूटामॉल, वेरी गुड, ठीक है, सल्ब्यूटामॉल। तो इस तरह उसको बीटा 1 भी देनी पड़ेगी और बीटा 2 भी देनी पड़ेगी ताकि वो दोनों तरह से ट्रीट करे। बात समझ आ रही है? या तो हम क्या दे सकते हैं, अगर हम बीटा 1 और बीटा 2 की नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे, नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं। नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं। यस सर। वजह? क्योंकि वो दोनों के जो है ना एगोनिस्ट ही काम करेगा, यानी बीटा 1 भी एगोनिस्ट काम करेगा, बीटा 2 भी। वो वेरी गुड, इफेक्ट को एनहेंस कर देगा। वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये दिमाग में बिठाइएगा, आगे इससे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। चले जी, ये क्लियर हो गया था, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, एसआर क्या था बेटा? सर जो सिर्फ बीपीएच पे काम कर रही थी ड्रग। जी जी, मैं एसआर हेल्प। पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने एसआर। एसआर क्या था बेटा, किसी को बताया नहीं था मैंने आप लोगों को? नो सर। सस्टेन रिलीज नहीं सर बताया आपने था? नहीं बताया था। नहीं सस्टेन सर रिलीज, नहीं बता। चलें जी, मैं बता रहा हूँ सर, कि एक ये नहीं बताया था और जी एक जी, आपने मिसलेनियस जो भी कुछ लिखा हुआ था, तो आपने कहा था वो मैं बाद में बताऊंगा क्या है। ठीक है जी, वो तो मैंने आज तक नहीं देखा कि क्या था, तो वो मैं अभी देख लेता हूँ कि मिसलेनियस वीओवी क्या है। अच्छा जी, अब ये बता रहा हूँ मैं कि एसआर क्या है। एसआर होता है बेटा सस्टेन रिलीज। ठीक है, अक्सर पेशेंट्स को कंप्लायंस की वजह से फार्मास्यूटिकल्स जो ड्रग्स बनाती हैं उसमें एक फॉर्मुलेशन होती है सस्टेन रिलीज। वैसे वो ड्रग दिन में 2 या 3 दफ़ा यूज़ हो रही थी, लेकिन सस्टेन रिलीज एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू वो ड्रग स्लोली 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 रिलीज होती है और 24 आवर्स तक उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, इसकी वजह से पेशेंट कॉम्प्लाइंस बढ़ती है और जब जहाँ पे वो दिन में 3D थ्राइस डेली ले रहा था, वहाँ पे वो एक ही डोज लेता है जो वक्त के साथ साथ स्लोली स्लोली रिलीज होती है। इसको कहते हैं सस्टेन रिलीज। ठीक है, सस्टेन रिलीज थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, इसमें पेशेंट की कॉम्प्लाइंस ज़्यादा होती है, इसलिए फार्मास्यूटिकल्स चाहती है कि वो क्या बनाए, सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट्स बनाए। समझ आ रहा है सस्टेन रिलीज का कॉन्सेप्ट? यस सर। ऐसा देखें, यस एक जगह मैंने दी हुई है, मैं जेट्राल नॉर्मल लिखूं, नॉर्मल प्रोडक्ट, और एक जगह मैं लिखूं जेट्राल 5 mg एसआर। तो पेशेंट के लिए कंप्लायंस कौन सी अच्छी है? ऐसा वाली। ऐसा। एसआर एसआर वाली। ठीक 5 है, mg। कंप्लायंस का मतलब कि पेशेंट को पसंद आएगा। वो बार बार पेशेंट तंग आ जाते हैं बार बार मेडिसिन लेके ना, तो उनको ऐसी ड्रग चाहिए होती है दिन में एक दफ़ा खानी पड़े, तो इस वजह से ये फार्मास्यूटिकल्स इस तरह की बनाती है। अच्छा, अब इसी वजह से सवाल मेरा ये है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से ये सॉल्ट कौन कौन से लिखे बेटा, यहाँ पे कौन सा सॉल्ट है और ऊपर कौन सा सॉल्ट है? सर, ये अल्फोजोसिन टेराजोसिन और हाइड्रोक्लोराइड। टेराजोसिन। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड टेराजोसिन। वगैरह जो है HCl उसमें डाला हुआ है, सॉल्ट्स होते ही है। ठीक है, अगर जेनरिक के साथ उनके सॉल्ट के साथ कुछ मैग्नीशियम सोडियम वगैरह ऐड किया होता है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर हो, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ मेन सॉल्ट पे फोकस कर रहे हैं, अल्फाजोसिन और टेराजोसिन। सवाल मेरा ये है, दोनों में से ब्लड प्रेशर में कौन सी यूज़ हो सकती है? टेराजोसिन। वेरी गुड, टेराजोसिन ब्लड प्रेशर में यूज़ हो सकती है और BPH में यूज़ हो सकती है टेराजोसिन। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अल्फाजोसिन भी यस यूज़ हो सर। सकती है BPH में, लेकिन अल्फाजोसिन ब्लड प्रेशर में यूज़ नहीं हो सकती।
ठीक है, अल्फाजोसिन के अलावा एक और थी टेम्सोलोसिन। चले जी, अब आते हैं आगे। ये यहाँ पे इस स्लाइड में यही बताया हुआ है, बीटा 1 का रिसेप्टर्स हार्ट के रिसेप्टर्स पे काम होता है, बीटा 2 का स्मूथ मसल्स पे काम होता है, और बीटा 3 पे हम अभी काम कर रहे हैं। एनाफाइलेक्सिस मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, एनाफाइलेक्टिक शॉक्स सर एनाफाइलेक्टिक शॉक बताया था सर। कौन सी यस सर, ड्रग यूज होती है एपिनेफ्रिन काम करता एनाफाइलेक्टिक? है। एपिनेफ्रिन, वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स में डिफरेंट ड्रग्स आ रही थी जिनके नाम अभी हम आगे देख लेते हैं। ये चार्ट आप लोगों ने देख लेना है, इसको दिमाग में बिठा लेना है। जो ड्रग्स हमने देखी जैसे कि अच्छा हाइपरटेंशन, आपको पता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। थायलेडॉन एक प्रोडक्ट आई थी, ठीक है, जब वो प्रोडक्ट आई तो वो फॉलिक एसिड की ही एक प्रोडक्ट थी, उसको मार्केट में बेचा जा रहा था और वो बहुत अच्छे दामों में बिक रही थी। जब वो प्रोडक्ट बिकती रही और उसको प्रेग्नेंट वुमेन्स ने भी यूज़ करना शुरू किया तो उसकी वजह से टेराटोजेनिक इफेक्ट आया। व्हाट डज इट मीन टेराटोजेनिक इफेक्ट? बेटा कोई बताएगा टेराटोजेनिक इफेक्ट? गेस कर दें। आवाज आ रही है सबको? वैसे सर रिप्रोडक्शन मतलब वो प्लासेंटा के लिए फेवरेबल सवाल पे इतनी खामोशी तारी हो जाती है कि मुझे लगता है कि कोई वहाँ पे है ही नहीं। तो बराए मेहरबानी पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में, ठीक है, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव और अच्छा सेशन बनाएं। चलें जी, अब बताएं टेराटोजेनिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है? सर कोई रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी मतलब क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन को नहीं जा रही तो ऑब्वियसली उस ड्रग से कोई प्लासेंटा पे या उसके फीटस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो। जी, सर इम्यून फीटस सिस्टम जो पे, एक्टिव हो जाता फीटस है। पे नहीं बेटा, फीटस पे जो इफेक्ट आता है, ठीक है, और बेबी पे जो इफेक्ट आता है, प्रेग्नेंट वुमन में जो बेबी पे इफेक्ट आता है, ठीक है, किसी भी मेडिसिन या किसी भी चीज़ की वजह से उसे कहते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। ड्यू टू दिस टेराटोजेनिक इफेक्ट हम ज़्यादातर ड्रग्स प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं करते। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। रीज़न क्या है? टेराटोजेनिक इफेक्ट आता है। थायलेडॉन एक नाम की प्रोडक्ट आई थी जिसकी वजह से इतने ज़्यादा टेराटोजेनिक इफेक्ट आए थे कि जो बच्चे ग्रोथ कर रहे थे उनकी जो लिम्स होते हैं, ठीक है, जो 4 लिम्स होते हैं, हाथों की उंगलियां उनकी नहीं थी, ठीक है, ड्यू टू द टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ थायलेडॉन। तो फिर उसके बाद इन्होंने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया और बताया कि अक्सर ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं प्रेगनेंसी में क्योंकि उनके टेराटोजेनिक इफेक्ट हैं, और ये बहुत ही कम प्रोडक्ट्स होती हैं जो रिकमेंड की जाती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि लेबिटोलॉल। अगर प्रेगनेंसी की कोई वुमन है तो उसमें नॉर्मल कोई सी भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज़ नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी? कौन सी यूज़ होगी बेटा? लेबिटोलॉल, ठीक है। लेबिटोलॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये अल्फा और बीटा ब्लॉकर है। अगर ये बीटा को ब्लॉक कर रही है इसका मतलब इसका हार्ट रेट पे भी काम है। अगर ये अल्फा को ब्लॉक कर रही है इसका मतलब इसका वेसल्स पे भी काम है। वेसल्स पे डायलेशन करा रही है और हार्ट रेट को कम करा रही है। इस तरह ये हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर रही है। सही समझ आई है बात? यस सर। चलें जी, अब ये कार्बिडोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट फेलियर में यूज़ होती है, ठीक है। ये अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर्स के नाम थे। चलें, अब एक चार्ट आप लोगों को ये देखना है। ये जब हम अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स की बात करेंगे तो उसमें डोग्लाजोसिन, टेम्सोलोसिन और अल्फाजोसिन है। इसमें बीपीएच के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी है जो स्पेसिफिकली बीपीएच के लिए? तीनों में से एल्फाजोसिन। और दूसरी अल्फाजोसिन। टेम्सोलोसिन, ठीक है जी। एटी मैंने बताया था, टेम्सोलोसिन। ठीक है। अच्छा, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स प्रोपेनोल, टीमोलोल और प्रीनाडोलोल, ठीक है जी। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जिसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ रही है बेटा? प्रोप्रेनोल, ट्रिमोलोल, टाइमोलॉल। ठीक है, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर एक एस्थमेटिक पेशेंट है, ठीक है, विथ कार्डियक फेलियर या कार्डियक प्रॉब्लम्स, या तो उसमें कहते हैं कि हाइपरटेंशन का इशू है, उसको हमें 5 ड्रग में से एक ड्रग देनी है, 4 ड्रग्स में से एक ड्रग देनी है, तो वो हम कौन सी देंगे? प्रोपेनोल,
टीमोलॉल, मीटोप्रोलोल या कार्बिडोलोल? मीटोप्रोलोल। मीटोप्रोलोल का रीज़न क्या है बेटा? सर क्योंकि सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव है, ठीक है, लोकलाइज्ड। सेलेक्टिव है। बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग हम प्रीफर करेंगे। बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग में 2 ड्रग्स के नाम याद रखेंगे हम, एटेनोलॉल और मीटोप्रोलोल। कौन कौन सी 2 बेटा? एटेनोलॉल और मीटोप्रोलोल। अच्छा, और अल्फा और बीटा एंटागोनिस्ट में कौन सी याद रखनी है हमें? कार्बिडोलॉल और लैबेटोलॉल। सही। चलिए जी, अब ये देखते हैं हम, यहाँ पे आ गई टेनोर्मिन। टेनोर्मिन यूज़ होती है किसी के घर में या किसी के आसपास? क्या है बेटा टेनोर्मिन में जो सॉल्ट है वो क्या है? एटेनोलॉल। एटिनोलॉल। बताएं ज़रा क्या होता है एटिनोलॉल? बीटा 1 सेलेक्टिव है। बीटा 1 सेलेक्टिव। सेलेक्टिव है। क्या ये एस्थमेटिक कंडीशन में दे सकते हैं विद कंडीशन यस ऑफ सर। हार्ट फेलियर? यस। वेरी गुड, यस सर। ठीक है। दूसरा सवाल ये है, इसी में इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह कोई है एटिनोलॉल की? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, वेरी गुड। ये देख लीजिएगा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन चीज़ों की ना। अच्छा, दूसरी ड्रग्स पे आते हैं, कार्बिडोलॉल। क्या बेटा इसकी क्लासिफिकेशन है? हार्ट के लिए देते हैं सर। अल्फा बीटा दोनों। अल्फा बीटा ऐसा एंटागोनिस्ट, बीटा एंटागोनिस्ट। ठीक है, अल्फा बीटा एंटागोनिस्ट, वेरी गुड। तो हार्ट के लिए भी देते हैं, ब्लड प्रेशर में भी देते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है एक यूएसपी होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। ये एक बुक के थ्रू इसकी तमाम रीडिंग्स ली जाती है, तो हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। ये इसकी कंपनी का नाम है जनाब, क्या कंपनी का नाम है इसकी? फेरोसन्स, ठीक है। पाकिस्तान में तकरीबन 1100 फार्मास्यूटिकल्स हैं। कोई मल्टीनेशनल के नाम बताएगा? एबट है सर, वेरी जीएसके। गुड, जीएसके, वेरी गुड। और SSJG। कौन सी बेटा? और एबर्ट, जीएसके, नोवो नॉर्डिस्क, पैराडॉक्स। नोवार्टिस, सर बेरिडॉक्स जाफा भी। लोकल में है, जाफा भी लोकल में है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नोवो नॉर्डिस्क, नोवार्टिस, फाइजर, इलाई लिली, सनोफी, ये सारी मल्टीनेशनल है। 1100 फार्मास्यूटिकल्स में टॉप 20 में कुछ आती हैं, जैसे कि लोकल में भी कुछ अच्छी लोकल है, जैसे कि सामी, सर्ल, गेड्स, इस तरह की फार्मास्यूटिकल। तो हम देखेंगे कि हम ब्रांड में सॉल्ट कौन सा है, उसकी इंडिकेशन कौन सी है, उसमें क्या कहते हैं, और अच्छी ब्रांड्स कौन सी हैं, ये चीज़ें हम थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये इनहेलर में ये क्या है बेटा? कौन सा सॉल्ट है? सल्ब्यूटामोल। कहाँ पे यूज़ होता है सल्ब्यूटामोल। बेटा सल्ब्यूटामोल? कहाँ पे यूज़ होता है? ये बीटा 1 के एस्थमेटिक। अगोनिस्ट। एस्थमेटिक, ब्रोंकोडायलेशन। ठीक है, ब्रोंकोडायलेशन के लिए, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बेटा किस फार्मा की है? GSK। जीएसके, वेरी गुड, ठीक है। पैनाडोल भी जीएसके की है। अच्छा जी, उसके बाद है लेविटोलॉल। लेविटोलॉल किस क्लास में आ रही थी बेटा? वो हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी में तब यूज करते हैं। अल्फा बीटा अल्फा वेरी बीटा एंटागोनिस्ट। गुड, वेरी गुड। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे? अल्फा बीटा एंटागोनिस्ट दोनों में आ रहे हैं। अच्छा, अब दोनों के नाम में हम थोड़ा सा फ़र्क देखेंगे। देखें, अक्सर मैंने बताया था कि बीटा ब्लॉकर्स के नाम के आखिर में ओ एल 2 दफ़ा आता है, ठीक है। आप देखेंगे प्रोपेनोलॉल में ओ एल आ रहा है, इसमें भी, टीमोलॉल में भी, पिनोडोल में भी, ये भी। लेकिन जो अल्फ़ा बीटा मिक्स्ड एंटागोनिस्ट है, अल्फ़ा बीटा मिक्स एंटागोनिस्ट है, उसमें 2 दफ़ा ओ एल नहीं आता। देखें, कार्बिडिलोल, डी आई, बीच में आई आ गया, समझ रहे हैं आप लोग? लेविटोलॉल में बीच में क्या आ गया? टी के बाद ए आ गया, सही। ये इनकी नेमिंग की क्लासिफिकेशन है कि नाम इनका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा एंटागोनिस्ट होते हैं दोनों पे, और सिर्फ बीटा एंटागोनिस्ट होगा तो उसमें ओ एल यूज़ होगा, सही। क्लियर है बेटा? यस सर। यस चलें, सर। चलें जी, अब जो है हम आ रहे हैं आज के मेन टॉपिक के पे, जिसका नाम था हाइपरटेंशन। यहाँ तक वो स्लाइड्स क्लियर हो गई सारी बेटा?
यस सर। चले जी, कोई बच्चा बता दे कि बेटा हाइपरटेंशन क्या होता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इंक्रीज वेरी गुड। कितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है? 120/80। सिस्टोलिक क्या होता है बेटा? ऊपर वाला यानी 120। 120। जिसमें हार्ट डायस्टोलिक जिसमें हार्ट 80। 80। 80 80 अच्छा, 80 सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? हार्ट किस कंडीशन में है अभी? कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, में ठीक है। सिस्टोलिक का मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में, और डायस्टोलिक का और मतलब हार्ट रिलैक्सेशन में। रिलैक्सेशन में। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में आता है तो 120 ब्लड प्रेशर आता है, क्योंकि हार्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर से पंप करता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर अक्सर हाई होता है, 120 होता है ना। सिस्टोलिक हमेशा अबव होगा। तो डायस्टोलिक में रिलैक्स कंडीशन में आ गया। अगर हम अब ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन को देखें तो ब्लड प्रेशर दो चीज़ों की प्रोडक्ट होता है। एक तो बेटा कार्डियक आउटपुट होता है, और दूसरा पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। दो चीज़ों की प्रोडक्ट होता है ब्लड प्रेशर। कौन कौन सी बेटा? कार्डियक कार्डियक आउटपुट एंड आउटपुट पेरिफेरल एंड पेरिफेरल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट कोई बताएगा क्या होता है बेटा? बेटा ये हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, तमाम हार्ट की चीज़ें जो हैं वो कार्डियक आउटपुट में आती है कि हार्ट ब्लड लेके आगे कितना पंप कर रहा है। इनपुट तो ले रहा है मगर आगे आउटपुट कितना दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें कार्डियक आउटपुट में आती है। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, ठीक है, जब कार्डियक आउटपुट, इसका मतलब कि नॉर्मल अगर हार्ट कुछ लीटर्स ब्लड पंप कर रहा था और उसने अपना वर्क इंक्रीज कर दिया, ठीक है, उसने अपना वर्क इंक्रीज कर दिया, तो क्या हुआ कि उसका आउटपुट इंक्रीज होगा। और जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो क्या होता है बेटा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इंक्रीज इंक्रीज होता होता है। दूसरी चीज़ है बेटा पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस के लिए हम दूसरा नाम यूज़ करते हैं सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, SVR। SVR भी कह सकते हैं इसको, PR भी कह सकते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफ्रीज या पेरिफेरल क्या होता है बेटा? सेंटर से हटके, मतलब जैसे कि हमारे सेंटर पास से ब्लड। हटके। वेरी गुड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वेजल्स आ गई, वेजल्स पूरी बॉडी में एक्सपेंड होती हैं, ठीक है, और उनमें जब रेजिस्टेंस आ जाए, रेजिस्टेंस किस किस वजह से आएगी बेटा? सब ब्लॉकेज के ब्लॉकेज हो गई, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या वेजल्स खुद से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, किसी ड्रग की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो क्या हुआ? पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो गया। और जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस या सिस्टमैटिक बढ़ेगी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। डिक्रीज। इंक्रीज, ठीक है, इनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस से। और अगर ये दोनों डिक्रीज होंगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज डिक्रीज होगा। तो इस डिक्रीज। चार्ट में ये बताया हुआ है, ठीक है, आप लोगों के आकर अच्छा, ब्लड प्रेशर की ऐसी कंडीशन है कि अक्सर बेटा इमरजेंसी में जब आप लोग जाएंगे, कभी हॉस्पिटल से आप लोगों का लेना देना हो और वहाँ पे इमरजेंसी में आप जाएंगे, इवन कि जिना की इमरजेंसी में आप देखेंगे 40 से 50% केसेस ऐसे आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, हम पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, फिर हम इस पे बात करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 से 120, एलिवेटेड मीन्स थोड़ा सा अबव जो होता है 120 से 129 तक। हाई ब्लड प्रेशर मीन्स कि हाइपरटेंशन की स्टेज में अगर कोई शख्स आ गया है तो उसका ब्लड प्रेशर 130 से 139 के दरमियान में रहेगा, ठीक है। सिस्टोलिक कितना रहेगा उसका हाइपरटेंशन की स्टेज में? 30 से 139। 130 से 130, 39। ठीक है। और डायस्टोलिक 80 से 89। जब वो 90 से अब चला जाएगा या 140 तक चला जाएगा तो वो हाइपरटेंशन स्टेज 2 में आ जाएगा। और जब वो 180 से अब चला जाएगा तो वो किस में आ जाएगा? हाइपरटेंसिव, क्या बोलेंगे थर्ड को सबसे लास्ट? क्राइसिस। क्राइसिस। क्राइसिस इज अ वेरी इमरजेंसी कंडीशन। जब किसी शख्स का ब्लड प्रेशर 180 से बहुत ज़्यादा, मतलब 180 तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और डायस्टोलिक 120, तो इस कंडीशन में अगर कोई आता है इमरजेंसी में तो उसके कानों से ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, फिर उसको रोकने के लिए फ़ौरन से 4 मेडिसिन उसको दी जाती हैं। और मेडिसिन जो मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती है इन केस ऑफ एमरजेंसी, किसी भी शख्स को एमरजेंसी में ब्लड प्रेशर के लिए कोई मेडिसिन देनी है तो वो होती है कैप्टोप्रिल या कैपोटिन, ठीक है। कौन सी मेडिसिन होती है बेटा? कैपोटिन। कैप्टोपिन कभी नाम सुना है आप लोगों ने? नो सर। नो।
डॉक्टर्स हैं आप लोग, ड्रग्स पे फोकस किया करें कि कौन सी ड्रग्स कहाँ पे जा रही हैं, ठीक है। एक मिनट में दिखा देता हूँ। जी बेटा, जबान के नीचे रखने में देते हैं डॉक्टर कैसे कहते हैं। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर आवाज आ रही है? जी जी, अब बोले। तो कहते थे कि अक्सर जो है हाई ब्लड प्रेशर में आधे के लिए जो है जबान के नीचे रखने के लिए देते हैं डॉक्टर। जी बिल्कुल, कैप्टोटिन जो है वो ब्लड प्रेशर में दी जाती है। वो कौन से रूट से ली जाती है? इस ज़बान के नीचे ओरल। रखने को क्या कहते हैं? ज़बान के नीचे रखने को बेटा ओरल रूट में 4 क्लासिफिकेशन थी। सबलिंगुअल, वेरी गुड, ठीक है। सबलिंगुअल एक बक्कल था जो हम जैसे नस्वार रखते हैं तो बक्कल उस रूट के थ्रू रखा जाता है, गम्स और चीक्स के दरमियान में, और टंग और लोअर जो हमारा माउथ का पार्ट है उसके बीच में सबलिंगुअल सबलिंगुअल। रूट आता है, ठीक है। सबलिंगुअल रूट से कैपोटिन ली जाती है। ड्रग गलत लेने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। किसी एक शख्स को पता चल गया कि भाई अब ब्लड प्रेशर में कैपोटिन ली जाती है, ठीक है, और डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कैपोटिन के बारे में ज़्यादा, नए नए डॉक्टर बने थे कोई, तो उन्होंने किसी शख्स को लिख दी कि आपने कैपोटिन डेली यूज़ करनी है, ठीक है। कैपोटिन वो डेली यूज़ करते हैं, मगर वो डेली क्या कर रहे थे? ओरल रूट से ले रहे थे। और कैपोटिन किस रूट से लेनी चाहिए? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल से। ओरल का मतलब वो इनगल्फ कर रहे थे। जब किसी ड्रग को उस रूट से ना लिया जाए जिसके लिए वो बनी है, तो उसकी एफिकेसी या पोटेंसी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, और वो इफेक्ट भी नहीं मिलता। उसने महीने तक ड्रग यूज़ की, उसको ब्लड थोड़ा डिफरेंट इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो गए, और बाद में जब उनको पता चला कि भाई ये सबलिंगुअल रूट से लेते हैं, तो फिर उसके बाद रिलैक्स हुआ। कौन सी फार्मा की है बेटा कैपोटिन? जीएसके। जीएसके की, ठीक है। और इसके अंदर जो सॉल्ट है कैप्टोप्रिल, इसके आखिर में प्रिल प्रिल आता है, ये हम देखेंगे। इसको एस इनहिबिटर्स कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो सर 25 डिस्प्रिन भी तो लेते हैं। डिस्प्रिन बेटा ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज में लेते हैं, खून को पतला करने के लिए। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुई है, अचानक से हार्ट अटैक या कोई भी ऐसा इशू आया, ठीक है, तो उसके लिए डिस्प्रिन या एस्प्रिन की मेडिसिन यूज़ की जाती है। 4 स्ट्रेट मेडिसिन देते हैं फटाफट, ताकि अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था बेटा कि नॉर्मली जब आप इमरजेंसी की कंडीशन में जाते हैं तो आपको ज़्यादातर 40 से 50% पेशेंट ऐसे मिलते हैं जिनका ब्लड प्रेशर अचानक से शूट होता है 130 या 140 या 150 या 160। और ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर हम क्या करते हैं? हम प्रीफर करते हैं कि हम जिना वगैरह जाएं, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मली मिडिल क्लास हैं। अब क्या होता है, जिना में वैसी केयर या वैसी चीज़ नहीं देखी जाती। जब आप पेशेंट को लेके जाएंगे, वो क्या करेंगे कि उनका ब्लड प्रेशर मेजर करके नर्सें जो है वो गायब हो जाएंगी। फिर उसके बाद डॉक्टर्स आने में टाइम लगेगा, जब तक उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। ऐसी कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर किसी भी पेशेंट का हाई रहे, तो वो कार्डियक फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, डिफरेंट इश्यूज में जा सकता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर कोई भी आपके घर में या आसपास में कोई भी इमरजेंसी हो रही है, कोई शख्स गिर रहा है या जाग रहा है या जो भी है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर मेजर करना है। अगर अच्छा, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए डिजिटल तरीका भी है, डिजिटल भी आता है इंस्ट्रूमेंट, और एक वो भी आता है, क्या कहते हैं, जो लोकली यूज़ करते हैं, मरकरी का। ब्लड प्रेशर जब आपने मेजर किया और उसका ब्लड प्रेशर आ रहा था 140, अंदाजन 140 आ रहा था, ठीक है, आपने क्या करना है? सबसे कम स्ट्रेंथ वाली कैपोटिन उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे। सबसे कम स्ट्रेंथ वाली वो कौन सी है? कैपोटिन सबसे कम स्ट्रेंथ कौन सी थी? 25 mg। समझ आ रही है बात बेटा? कैपोटिन 25 mg आप लोगों ने प्रिस्क्राइब कर दी नहीं उसको, क्यों? वजह ये है कि जब तक वो जाएगा डॉक्टर के पास और जाएगा जिना तक, तब उसका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हाई हो सकता है और उसको कोई भी इशू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसे जगहों पे जहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत दूर होते हैं या डॉक्टर बहुत देर से देखने आते हैं, जहाँ पे केयर सही से नहीं मिलती, या आप ठट्टा वगैरह चले जाएँ या आप पंजाब की साइड पे चले जाएँ जहाँ पे हॉस्पिटल जाने में काफ़ी डिले लगता है, तो अगर कोई ऐसी मेडिसिन जो अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ नहीं दी जाए, तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इतना सीरियस इशू है कि हाइपरटेंशन अचानक से अगर किसी का हाई हो जाए, ठीक है। तो मोस्टली इमरजेंसी में कौन सी ड्रग दी जाती है? कैपोटिन। अच्छा, और फिर ये है कि अगर आप मज़ीद उसकी चीज़ें चेक करना चाह रहे हैं, अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उनके शुगर का लेवल चेक कर लें, ठीक है। फिर शुगर और ये ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करके आप उनको कह दें कि आप लोग जा सकते हैं आगे बढ़ के, ठीक है।
नॉर्मली आप लोगों के घर के आसपास हाइपरटेंशन के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हाइपरटेंशन इज़ वन ऑफ द मेन लीडिंग कॉज जिसकी वजह से बेटा डायबिटीज़ हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह। अच्छा, कौन कौन से बेटा रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, कोई बताएगा? सर एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी तो हो सकता है ना? बेटा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस एक जैसी ही टर्म है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है। जब हम ओके सर। आर्टरीज के लिए स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है। जब हम ऑल आर्टरी वेन जो भी जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ब्लड प्रेशर सर की? स्मोकिंग, स्मोकिंग, वेरी गुड। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, वेरी गुड। अच्छा, स्मोकिंग से क्यों हाई होगा? स्मोकिंग से क्यों हाई होगा ब्लड प्रेशर? सर ब्लड वेसल्स को जो है ना स्टिफ कर देते हैं। स्टिफ कर देता है, वेरी गुड। कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्यों हाई हो रहा है ब्लड प्रेशर? एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। और वेसल्स पे क्या हो गया? प्लैक बनना शुरू हो गया। जी 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 जी, प्लैक बनना शुरू हो गया और उस प्लैक की वजह से क्या होगा? ब्लड को जाने में, पास होने में मुश्किल होगी, तो वो क्या करेगा? प्रेशर को इंक्रीज करेगा हार्ट, ताकि ब्लड आसानी से जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँचे। और क्या वजह होती है, और क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? ओबेसिटी, ओबेसिटी, वेरी गुड। और फिर जिनको डेंटल पेन होता है उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सर कह सकते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स में कह सकते हैं, मगर ज़्यादा नहीं होता इसमें। हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, सोडियम, ठीक है। ये सोडियम के पीछे एक गहरी साइंस है, इसमें हम थोड़ी देर में जाएंगे जब भी। अच्छा, यहाँ से पे मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट सोडियम का शेयर कर रहा हूँ। जब सोडियम और वाटर का बड़ा गहरा लेना देना होता है, सोडियम एंड वाटर का लेना देना बड़ा गहरा होता है, दोस्ती होती है इनकी। जब वाटर निकलता है बॉडी में यूरिन की फॉर्म में, तो वो सोडियम की भी लेके निकलता है। इसका मतलब है सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सोडियम और वाटर यूरिन में नहीं निकल रहा, ऑलरेडी ब्लड में मौजूद है, तो उसको बोलेंगे सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो गई, ठीक है। एक टर्म है एक्सक्रीशन, दूसरी टर्म है रिटेंशन। रिटेंशन क्या है बेटा, कोई बताएगा? क्या होता है ब्लड में बेटा? प्रेजेंट है ब्लड में यूरिन के ज़्यादा जरिए जो। प्रेजेंट है, एब्सोल्युटली, ठीक है। सर बॉडी यूरिन में से फीड आउट एक्सक्रीट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है? रिटेंशन की फॉर्म में जब ब्लड प्रेशर, सोडियम और वाटर रिटेंशन की फॉर्म में रहते हैं, तो क्या होता है? वो ब्लड प्रेशर को हमेशा इंक्रीज करते हैं। और अगर सोडियम और वाटर एक्सक्रीट हो जाए तो क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? नॉर्मल, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। डिक्रीज करेंगे। तो जब हम सोडियम लेते हैं तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। और क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं बेटा? स्ट्रेस भी तो हो सकता है। स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मसला है जो ना सिर्फ अगर बात करें ब्लड प्रेशर में इफेक्ट रखता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, और भी जितने इश्यूज हैं, इवन के डायबिटीज़, कैंसर, और बहुत रिसर्च अब इस पे आ चुकी है कि बहुत सारे मसले कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस का इशू इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जब कोई बंदा स्ट्रेस लेता है तो उसका कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है बेटा? पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं बेटा? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। क्या एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन क्या क्या करते हैं? एड्रेनालिन। क्या करते हैं वो? हार्ट रेट क्या करते हैं? सर वो हार्ट रेट इंक्रीज बढ़ा करते हैं, देते हैं ब्लड और उसके प्रेशर, अलावा ब्लड वो भी प्रेशर बढ़ा इंक्रीज देते हैं। करते हैं, और लंग्स पे क्या काम करते हैं? डायलेशन, डायलेशन, ठीक है। नहीं, ब्रोंको डायलेशन ही कराते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जब भी कोई शख्स स्ट्रेस लेता है, क्योंकि उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, और उसके बाद ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इससे बहुत सारी बीमारियों का लेना देना है। आप अगर गौर करेंगे, हम जिनकी ड्रग्स पढ़ रहे हैं ना, हाइपरटेंशन, ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी शख्स का बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इस वजह से उसको ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ गए।
सही। तो अक्सर हमारी कुलीग थी जो हमारे साथ पॉइंट में जाती थी, हमदर्द का सफ़र खासा लंबा है और जब हम वापसी आ रहे होते हैं तो खासा लेट हो जाते हैं। एक दिन उनका मोबाइल ऑफ हो गया ना, तो जब मोबाइल ऑफ हुआ तो क्या हुआ कि वालदा को वो इन्फॉर्म नहीं कर पाई कि वो कितनी देर में पहुंचेगी, और उनकी वालदा ने इतनी स्ट्रेस ले ली, तो क्या हुआ अचानक से वो इमरजेंसी में पहुंच गई। ब्लड प्रेशर उनका अचानक से शूट किया। तो स्ट्रेस या जो भी है, हमारे वालिदैन अक्सर बीमारियों की तरफ या जो भी मसलों की तरफ जाते हैं, उनमें वन ऑफ द लीडिंग कॉज क्या होती है, स्ट्रेस होती है। और स्ट्रेस रिलेटेड टू, मतलब हमसे रिलेटेड सारी स्ट्रेस बच्चों से ही रिलेटेड होती है, जो कि उनके सिंपैथेटिक सिस्टम को और डायबिटीज़ और दूसरे इश्यूज़ को उनके रिजॉल्व कराती है या इंक्रीज़ कराती है। अच्छा जी, सर कैफीन की वजह से हमारे पास बीपी हाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैफीन एक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, सीएस एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, और भी कैफीन के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। वेरी गुड, ठीक है। और कोई बताए इस फैक्टर्स में और क्या आ सकता है? सर थायराइड की डिजीज की वजह से भी हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म। वेरी गुड। अब गूगल ओपन हो गया सबका, वेरी गुड। चलें, अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं एज की वजह से भी। मैम ये मेरे लिए पक्का सर ने भिजवाई, थैंक यू बोलिएगा सर को। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि एज की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अक्सर ये होता है कि एज पेशेंट में हाइपरटेंशन की बीमारी ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है जी। और वुमेन्स में भी ब्लड प्रेशर ज़्यादातर डेवलप होता है। वुमेन्स में क्यों ज़्यादा डेवलप होता है बेटा? स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेस। लेती हैं। स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, हार्मोन लेवल जो है उनका ज़्यादा होता है, दूसरा उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये सारे फैक्टर्स उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो। लेकिन तब भी फैट भी ज्यादा होता फैट भी ज़्यादा होती है, और लेकिन तब भी इस तमाम फैक्टर्स के बावजूद हार्ट अटैक ज़्यादातर किसी को आता है? बॉयज है को। मेल्स। मेल्स को। हाँ जी, मेल्स को, ठीक है जी। चलें जी, तो एज भी एक फैक्टर है, रेस भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। अगर हम हाइपरटेंशन अफ्रीका की साइड पे देखें, जो ब्लैक अमेरिकन होते हैं उनमें ज़्यादातर ब्लड प्रेशर ज़्यादा डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी में हाइपरटेंशन की तो उनमें भी ज़्यादा होता है। ओबेसिटी, अगर कोई शख्स फिजिकली एक्टिव नहीं, एक्सरसाइज नहीं करता और टोबैको यूज़ करता है तो उसमें भी, या उसकी डाइट ख़राब है, तो ये सारा, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती हैं, कुछ डिजीज़ भी ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इतने सारे फैक्टर्स हैं ब्लड प्रेशर के। तो ब्लड प्रेशर की टाइप्स भी दो होती हैं, दो तरह की टाइप्स होती हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। क्या होता है बेटा प्राइमरी हाइपरटेंशन? ऐसी खामोशी आ जाती है सवालों पे, कहाँ पे गायब आज आप लोगों की क्लास? आपकी सीआर साहिबा हैं? जी सर अभी ज्वाइन किया है मैंने। सीआर साहिबा, क्लास आपकी जितनी एक्टिव रहेगी नेक्स्ट टाइम अटेंडेंस उस बेस पे होगी, ठीक है। जी सर। चले जी, अच्छा आप कोई बता रहे हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? सर सर प्राइमरी तो वो होता है जो किसी अननोन कॉज की वजह से अननोन डेवलप कॉज हो की जाए। वजह से हो, वेरी गुड, ठीक है। अननोन कॉज हो, और 95% जो हाइपरटेंशन होता है वो प्राइमरी होता है, उसकी कोई कॉज पता नहीं होती है। और सेकेंडरी क्या होता है? जिसकी कोई ना सर कोई किसी कॉज, किसी किसी स्पेसिफिक कॉज की कंडीशन की वजह वजह से। से हमारे पास हो। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5% केसेस में देखा जा सकता है। अच्छा, देखें अब ये बात अंडरस्टूड है कि कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारी आ सकती हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, एनोरेजियम हो सकता है, कि वेसल्स डैमेज जिसमें होती है, हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, और क्या क्या हो सकता है बेटा? डायबिटीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से होती हैं। अगर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, देखिए दो तरह के ट्रीटमेंट आते हैं हाइपरटेंशन के। एक आता है बेटा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और दूसरा कौन सा आता है? ऑब्वियसली फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल इफेक्टिव ज़्यादा होता है या फार्माकोलॉजिकल होता है? सर हाइपरटेंशन में आई सर थिंक फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल।
देखें, हर चीज़ में अगर कोई भी चीज़ इनिशियल स्टेज में, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेस्ट है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है बेटा? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, Education, Lifestyle modification. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेरी गुड। Diet. diet, Intake of water. डाइट इंटेक, Excessive intake of. ये सारी चीज़ें जो हैं, हाँ ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वैसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसको कहते हैं एहतियात करना चीज़ों से, जो चीज़ें अच्छा, ये रिसर्च में देखा गया और देखा जा सकता है कि जो ड्रग्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं, और ऐसे बहुत सारे तरीके देखे गए जिसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इवन कि आप डायबिटीज़ के अगर पेशेंट्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे मुख्तलिफ 3-4 आटों को बना के एक आटा बनाया जाता है, पता नहीं क्या कहते हैं, किसी को पता होगा वो जो का आटा डाला जाता है और पता नहीं कौन सा डाला multigrain, कुछ बनाया जाता है इस तरह ना। तो एक इस तरह की स्पेसिफिक न्यूट्रिशन में मॉडिफिकेशन करके उनका डायबिटीज़ या शुगर का लेवल खासा कम हो जाता है और उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई शख्स डेली एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। रिसर्च में भी ये बात आई है और बाकी जगह भी आई हुई है। अब ये क्या है कि अगर आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे आ गए तो इसमें कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल का बेनिफिट भी है, इसमें ढेर सारे बिजनेस पर्पस भी हैं। तो यही कोशिश यही होती है कि किसी भी शख्स को नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीट किया जाए। जैसे अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी बंदे की लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई कर दें, डाइट को मॉडिफाई कर दें और हर चीज़ उसकी मॉडिफाई कर दें, तो वो बेहतर तौर पे ट्रीट हो सकता है उन पेशेंट्स पे जो कि जिनके लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं हो रहा, जिनके बाकी चीज़ें मॉडिफाई नहीं हो रही, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मेडिसिन के भी लॉन्ग टर्म में बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये चीज़ क्लियर है बेटा? अब हमारे Yes, sir. मेन चीज़ पे जो कि है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को देखने के लिए हम पहले आते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, और फिर उसके बाद हम उसकी ड्रग्स पे आएंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको एक ड्रग का नाम बताया जिसका नाम था एस इनहिबिटर, और क्या नाम था बेटा उसका? एस इनहिबिटर में कौन सी ड्रग थी? सर ये कैप्टोप्रिल, Capotin. ये वाली बोल रहा हूँ। कैप्टोप्रिल, वेरी गुड, जिसकी 25 mg। ब्रांड फेमस ब्रांड कैपोटिन है, जो कि जीएसके ने बनाई हुई रिसर्च ब्रांड। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली हाई कैसे होता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर ऐसे हाई होता है कि हमारी बॉडी में बैरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। बैरो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? सर प्रेशर Pressure को sense करता है. प्रेशर को सेंस करना, वेरी गुड वेरी गुड। नोसी रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? Pain sense पेन को करता वेरी गुड, पेन। ठीक है। बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पेन को सेंस करते हैं या प्रेशर को सेंस करते हैं। जो प्रेशर को सेंस करते हैं उन्हें हम कहते हैं बैरो रिसेप्टर्स। और आयोर्टा क्या होता है बेटा? लार्जेस्ट आर्टरी आर्टरी, होती है सर, जो लार्जेस्ट बहुत आर्टरी बड़ी ऑफ होती है। हार्ट। और वो ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लड कहाँ पे लेके जाती है? बॉडी की तरफ या लंग्स की तरफ? है. Body की तरफ. बॉडी की तरफ। अच्छा, अब ये बताएं कि आयोर्टा में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या कम होता है? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है आर्टरी का और एक वेसल का। वेसल में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या आर्टरी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है? कोई सर बताएगा? आयोटा में प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा। आयोर्टा में ज़्यादा होगा, आर्टरी में ज़्यादा होगा, वजह क्या है? क्योंकि वो सारा कहाँ पे जा रहा है? नहीं, ऑक्सीजनेटेड नहीं, वो सारा कहाँ पे जा रहा है? Lungs में जा रहा सर है. क्योंकि उसको पूरी बॉडी जगह पर देना है ना, बॉडी पे इस जा रहा वजह है। से उसका प्रेशर अभी ज्यादा बिल्कुल, होगा तो उसने जल्दी। पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, वेरी गुड। उसने पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, इसलिए उस सप्लाई के लिए हार्ट एक पंपिंग मशीन का काम कर रहा होता है और वो मैक्सिमम पंप करके आर्टरी के थ्रू ब्लड प्रेशर आगे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, कि वो हार्ट से ब्लड को अवे लेके जा रहा होता है। तो लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है उसे क्या कहते हैं? आयोर्टा, जिसमें बैरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वो सेंस करते हैं कि जब हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा या कुछ और वजूहात हैं, तो वो सेंस करते हैं कि ब्लड प्रेशर डाउन चल रहा है,
या तो दूसरा पार्ट होता है कैरोटिड साइनस, ठीक, बस इसका नाम याद रखने, गहराई में नहीं जा रहे, कैरोटिड साइनस। यहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि सेंस करते हैं कि ब्लड प्रेशर डाउन चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। किन रिसेप्टर्स के थ्रू बेटा? देखें आप, ब्लड प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स। सारे जवाब आपसे ही निकलेंगे, मैं खुद निकलवाऊंगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है, कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। दोबारा सोचें, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है, कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोमेटिक हो रहा है। बेटा लो हुआ है ना, बॉडी उसको कंपेंसेट करने की कोशिश कर रही है। सर आप सिम्पैथेटिक। आना होगा, सिंपैथेटिक करवाना। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एक्टिव होगा। जब ब्लड प्रेशर डाउन होगा, बॉडी कोशिश करेगी कि ब्लड प्रेशर को हाई करे, ठीक है, तो वो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट करेगी? सिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। सिंपैथेटिक सिस्टम में कौन कौन से रिसेप्टर्स आ रहे थे? अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा। अल्फा की कितनी टाइप्स थी? अल्फा 1 अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2। और बीटा की कितनी टाइप्स थी? बीटा 1 बीटा 2 बीटा बीटा 1 3। बीटा 2 बीटा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ब्लड प्रेशर को बीटा 1 इंक्रीज करेगा या बीटा 2? बीटा 1। कैसे इंक्रीज करेगा? बीटा 1 कहाँ पे बीटा काम 1 करता इसलिए था? क्योंकि हार्ट पे काम हार्ट पे करता है। काम कर रहा हार्ट था। पे वर्क वेरी करता गुड। है। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर को और कौन इंक्रीज करेगा, अल्फा 1 या अल्फा 2? अल्फा 1 इंक्रीज करेगा, 2 क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर वो उस तरह एक्ट करता है, सिम्पैथोलाइटिक की तरह वो एक्ट कर रहा होता है। वेरी गुड, सिंपैथोलाइटिक के थ्रू, ठीक है। अगर हम देखेंगे सिंपैथोलाइटिक एक्टिविटी के थ्रू वो अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अल्फा 2 कौन सी ड्रग थी अल्फा 2 में बेटा? फेनाइलेफिनेफ्रिन। दोबारा सोचे, अल्फा 2 एगोनिस्ट, या आपने जो बताया वो अल्फा 1 एगोनिस्ट है। क्लोनिडीन सर। क्लोनिडीन। क्लोनिडीन सिंपैथोलाइटिक ड्रग थी, कौन से जी प्रोटीन के थ्रू काम कर रही थी, जीक्यू, जीआई या जीएस? कौन से जी प्रोटीन के थ्रू काम कर रही थी? जीआई। वेरी गुड, ठीक है। जीआई के थ्रू तमाम सिस्टम को वो क्या कर रही थी, एक्टिवेट कर रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीटा 1 जो है कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। तो कार्डियक आउटपुट हमने दो नाम पढ़े थे ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन में, कौन कौन से दो नाम थे बेटा? कार्डियक आउटपुट और दूसरा क्या था? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है। बीटा 1 एगोनिस्ट जो है वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। अल्फा 1 एगोनिस्ट जो है वो क्या करता है, अल्फा 1 जो वहाँ पे हैं मौजूद, वो वेस्कुलर रेजिस्टेंस या पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। यहाँ पे हमारे पास हाइपरटेंशन की 3 ड्रग्स क्लासीफाई हो रही है। एक तो हम क्या देंगे, हाइपरटेंशन की कंडीशन में देखें, अगर इसको रोकना है, रोकने की कंडीशन में हम क्या देंगे, बीटा 1 ब्लॉकर। सर ये बात ब्लॉकर्स दोबारा देंगे। रिपीट बीटा कर ब्लॉकर्स। दीजिएगा। बेटा देखो, बीटा 1 जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। अल्फा 1 इंक्रीज करके रेजिस्टेंस को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। तो बीटा 1 और अल्फा 1 ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, हमने ब्लड प्रेशर को डाउन करना है, ठीक है। ये एड्रीनर्जिक ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं। तो हम कौन सी ड्रग देंगे, बीटा 1 एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट? एगोनिस्ट। डिक्रीज करना बेटा। अगर हम बीटा एगोनिस्ट ब्लॉकर देंगे, देंगे। बीटा ब्लॉकर ब्लॉकर या देंगे। एंटागोनिस्ट? वेरी गुड, बीटा 1 ब्लॉकर्स या बीटा 1 एंटागोनिस्ट। अच्छा, दूसरी ड्रग कौन सी देंगे हम? अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा 2 अल्फा 2 एगोनिस्ट। और अल्फा 1 के लिए क्या देंगे, एगोनिस्ट या ब्लॉकर? ब्लॉकर। ब्लॉकर। वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखें, 3 क्लासेस हमने हाइपरटेंशन की यहाँ पे लिख दी। एक है बीटा 1 ब्लॉकर, दूसरी है अल्फा 1 ब्लॉकर, तीसरी है अल्फा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। बीटा 1 ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग्स थी, कोई एक दो नाम बता दें। बीटा 1 में कौन सी ड्रग थी बेटा? बीटा 1 सेलेक्टिव। लिखा है, आप लोग नाम क्यों नहीं लिखते ड्रग्स के, फिर आप लोगों को याद करने में इशू होगा बहुत। एटिनोल और मेट्रोपोलोल।
हाँ, एटिनोलॉल और मीटाप्रोलॉल, ये मैंने एएम से याद रखा हुआ ना, सुबह के टाइम हम ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, तो सुबह को बोलते हैं एएम। तो एटिनोलॉल और मीटाप्रोलॉल बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स हैं, ठीक है। तो बीटा 1 ब्लॉकर यहाँ पे यूज हो गई। अच्छा जी, अब दूसरा नाम हम पूछ रहे हैं अल्फा 1 ब्लॉकर में कौन सी आएगी हाइपरटेंशन में, हमने अभी अभी पढ़ी है पैराजोसिन। पैराजोसिन। और दोबारा निकाल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए वो स्लाइड। टेराजोसिन। पैराजोसिन, टेराजोसिन और एक और थी मेरे ख्याल से, एक मिनट ये ओपन हो जाए। लेबिटोलॉल। लेबिटोलॉल तो बेटा ब्लॉकर्स में आ गया, बीटा ब्लॉकर्स में। मैं अल्फा 1 ब्लॉकर्स की बात कर रहा हूँ। एल्फ्यूजोसिन। अल्फाजोसिन तो बीपीएच में यूज हो रही थी और टेम्सोलोसिन भी बीपीएच में यूज। पैराजोसिन और टेराजोसिन ही थी हाइपरटेंशन ये वाली। देखिए, तो पैराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है और टेराजोसिन है, ये तीन नाम याद रखिएगा, पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन और टेराजोसिन। पैराजोसिन सिर्फ और सिर्फ हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन में यूज हो रही है, डॉक्सा और टेरा बीपीएच और हाइपरटेंशन में यूज हो रही है, ठीक है। और अल्फाजोसिन और टेम्सोलोसिन का बीपीएच के अलावा किसी से भी काम नहीं। तो तीन मेडिसिन हम कर सकते हैं, पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन और टेराजोसिन। ये कहाँ पे यूज हो रही है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में। समझ आई ये बात? यस सर। ठीक है, तो कौन कौन सी यूज हो रही है अल्फा 1 ब्लॉकर्स? पैराजोसिन, पैराजोसिन, टेराजोसिन टेराजोसिन और अच्छा, अब तीसरी क्लास कौन सी थी, अल्फा 2? एगोनिस्ट। क्या नाम था बेटा अल्फा 2 एगोनिस्ट का? क्लोनिडिन। क्लोनिडीन, और एक और नाम याद रखिएगा, मिथाइल डोपा। दो नाम याद रखने हैं आपने अल्फा 2 एगोनिस्ट में, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, ठीक है। ये जीआई के थ्रू काम करते हैं और सेंट्रली एक्टिंग है, ये ब्रेन पे जाके सेंट्रली एक्टिंग होता है, ब्रेन पे जाके क्या करते हैं, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ब्रेन पे जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनएक्टिवेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं, इसलिए इनको सिंपैथोलाइटिक कहा जाता है। तो तीन क्लासिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गई, सही। अच्छा, हम आ रहे हैं अभी, ये देखें अल्फा 1 ब्लॉकर्स में दो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, डॉक्साजोसिन और पैराजोसिन। ये सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और कार्डियक आउटपुट को क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज। डिक्रीज। बेटा सारी चीज़ें डिक्रीज होंगी तो फिर ब्लड प्रेशर होगा ना, Yes, sir, ठीक होगा। सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम हुई और कार्डियक आउटपुट भी कम हुआ, तो ये इन्होंने ट्रीट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे तीन मेडिसिन के हमने नाम देखे। अच्छा, अब आ रहे हैं हम, ये देखें, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमने उसमें पढ़ा था एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं रास सिस्टम। रास सिस्टम की फुल फॉर्म किसी को पता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है बेटा? रेनिन एंजियोटेंसिन। एल्डोस्टेरॉन। कोई बताएगा इसके बारे में? सर वो एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करता है ना, एंजियोटेंसिन 1 फिर एंजियोटेंसिन 2। वेरी गुड, ये देखिए, ये इसका चार्ट है। अच्छा जी, रास सिस्टम, ये स्लाइड समझ आ रही है बेटा? कोई बच्चा समझा सकता है इस स्लाइड को? सर ये किडनी में से हमारी रेनिन निकलता है जो कि हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 को जो है एक्टिवेट करता है, और उसके बाद जो हमारा एस एंजाइम होता है जो हमारे पास लंग्स में होता है वो एक्ट करता है, तो वो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देता है। सही। और जब वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हमारे पास ये डिफरेंट चीजें होती हैं, यानी कि सिस्टमिक वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट वेरी होती हैं। सही। तो पिट्यूटरी ये पे हमारे पास फर्स्ट वाटर वगैरह का हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा जी, अब देखिए, रेनिन जो है, रेनिन आया, रेनिन कब रिलीज होता है, जब बॉडी में फीडबैक इनहिबिशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है, ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है तो रेनिन सिस्टम एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। रेनिन किडनी से सिक्रीट होती है जिसकी वजह से जनाब एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजाइम, एस एंजाइम इसको कहते हैं। एस एंजाइम बनवाता है एंजियोटेंसिन 2 को, जो कि पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। पोटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी कोई ड्रग कम स्ट्रेंथ में, कम डोज में अच्छा इफेक्ट दे, उसे कहते हैं पोटेंट। ठीक है, जब भी कोई चीज़ कम स्ट्रेंथ या कम डोज में अच्छा इफेक्ट दे तो उसे कहते हैं पोटेंट। ये एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। इसका मतलब ये कम डोज में भी या कम अगर इसकी कंसंट्रेशन है उसमें भी ब्लड प्रेशर को क्या कर सकता है? हाई कर सकता है। कैसे हाई कर सकता है? 3 मैकेनिज्म के थ्रू। एक तो ये एल्डोस्टेरॉन को एक तो ये खुद वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, नंबर 1। दूसरा, ये एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट कराता है। इसके नाम में रास सिस्टम में एल्डोस्टेरॉन लिखा हुआ है ना, ये इस वजह से क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट करा रहा है। जब बेटा एल्डोस्टेरॉन एक्टिव होता है तो एल्डोस्टेरॉन कराता है सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन। क्या कॉन्सेप्ट था बेटा? सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन जब होगी तो क्या होगा? ब्लड में सोडियम का लेवल इंक्रीज होगा, और क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लड प्रेशर ब्लड इंक्रीज प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। नॉर्मल। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर मैं बोलूँ कुछ ड्रग्स हैं, अच्छा अभी इस पे आते हैं। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन आपको समझ आ रही है? अगर मैं सोडियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। डिक्रीज। एक्सक्रीशन बढ़ा दी है मैंने, अब समझे आप क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि मैंने एक्सक्रीशन बढ़ा दिया। डायूरेटिक्स, क्या मतलब होता है डायूरेटिक्स का? डबल यूरिन। वाटर ठीक है, यही मतलब होता है कि ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स जो यूरिन को डबल कर दें। ठीक है, डाई मीन्स डबल, यूरेटिक्स मीन्स यूरिन को। ऐसी प्रोडक्ट जो डबल कर देती हैं यूरिन को। यूरिन का मीन्स के वो बॉडी से ज़्यादा यूरिन की एक्सक्रीशन करा रही है। तो यूरिन का मतलब बॉडी से वाटर निकल रहा है, और जब वाटर निकलेगा तो सोडियम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रग्स डायूरेटिक्स किस पर्पज़ में यूज़ होंगी बेटा? ब्लड प्रेशर को लो हाई करने ब्लड के लिए, प्रेशर। इंक्रीज होगा तो लो डिक्रीज करने करवाने के लिए। ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए। लो कराने के लिए। ठीक है, तो डायूरेटिक्स हम आगे देखेंगे, एक क्लास है जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कराती है। ठीक है, किसी भी टैबलेट्स में लिखा हुआ भी होता है डायरेटिक्स साथ। वेरी गुड, शुक्र है आप लोग पढ़ा करें। इसी तरह ड्रग्स को आप देखेंगे तो आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा जी, डायूरेटिक्स ब्लड प्रेशर को लो कराती है। अच्छा, लेकिन वो डायूरेटिक्स किडनी पे काम करती है, जिस पे अभी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे और ड्रग्स, रास सिस्टम पे 3 किस्म की ड्रग्स काम करती हैं। 3 किस्म की ड्रग्स रास सिस्टम पे काम करती हैं। पहली होती हैं रेनिन इनहिबिटर्स। पहली होती हैं कौन सी इनहिबिटर्स? रेनिन इनहिबिटर। रेनिन इनहिबिटर्स। उसमें एक ही ड्रग आती है एलिस्कैरिन, ALISKIREN। आप लोग ड्रग्स के नाम उसी टाइम लिख लिया करें ताकि आप लोगों को उसी टाइम याद हो जाए, क्योंकि ड्रग्स अगर आपने मिक्स कर दी पेपर में तो आपका पेपर जो है वो खासा मुश्किल हो जाएगा। रेनिन इनहिबिटर का नाम क्या है बेटा? एलिस्कैरिन। ठीक है, लिख लिया करें। उसके बाद एक ड्रग आती है जिसे कहते हैं एस इनहिबिटर्स। ठीक है, एस इनहिबिटर्स जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करा रहा है। अगर एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज ही रहेगा। डिक्रीज रहेगा। ठीक है, मतलब अगर इंक्रीज हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन करा रहा है तो फिर क्या इफेक्ट आ जाएंगे? वेजोडाइलेशन के इफेक्ट आ जाएंगे। तो एस इनहिबिटर्स के आखिर में क्या प्रिल आता है? प्रिल। ठीक है, इनके नाम के आखिर में प्रिल आता है। जैसे कि अभी हमने एक मेडिसिन देखी थी जिसका नाम क्या था? कैपोटिन की सॉल्ट क्या था बेटा? कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल। ठीक है, अब कोई भी आप लोगों के सामने नाम आ जाए, लिजिनोप्रिल, एनलप्रिल, जिसके भी आखिर में प्रिल है ना, प्रिल एक वैसे डिश वॉशिंग फ्लूइड का भी नाम है, तो आप उससे याद कर लें कि इनके नाम के आखिर में हमेशा प्रिल आता है, PRIL। तो एस इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोकते हैं, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाता और ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। ठीक है, थर्ड क्लास पे आ रहा हूँ। थर्ड क्लास होती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। कौन सी होती है बेटा थर्ड क्लास? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंजियोटेंसिन ब्लॉकर। रिसेप्टर ब्लॉक।
चले जी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से एक छोटी सी स्टोरी मैंने अटैच कर दी ताकि आप लोगों को याद रहे। ये बेटा जानते हैं आप लोग क्या चीज़ है? बॉडी का कौन सा पार्ट है बेटा ये? मेडिकल के अलावा भी कुछ नॉलेज है आप लोगों को? म्यूजियम। म्यूजियम। कोई बताए? किसी को तो पता होना चाहिए। मेडिकल के अलावा ये रोम में, एब्सोल्युटली राइट, रोम में है। ठीक है, मेडिकल के अलावा दूसरे नॉलेज भी रखा करें, सिर्फ ज़िंदगी मेडिकल तक महदूद नहीं है, इसको भी पढ़ना है आपको, दुनियावी नॉलेज भी आपने गेन करना है। 7 अजूबों में, 7 मिरेकल्स में से ये एक है। रोम कोलोसियम इसका नाम है, रोम में मौजूद है और कोलोसियम इसका नाम है। ये एक स्टेडियम टाइप था। इसकी हिस्ट्री पता है किसी? अच्छा जी, नहीं पता तो चले बता देते हैं। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। इसको रोम सल्तनत ने बनवाया था। ये क्या कराते थे, आपस में लोगों को लड़वाते थे स्टेडियम में, और बहुत सारा क्राउड मौजूद होता था जो उन लोगों के मरने का इंतज़ार कर रहा होता था। तो लड़ते लड़ते वो लोग या वो वॉरियर्स मर जाते थे। जो लड़ाई करते थे उन्हें ग्लैडिएटर्स या स्पार्टान्स कहते थे। क्या कहते थे बेटा? ग्लैडिएटर्स। या स्पार्टान्स। ठीक है, स्पार्टान्स, SPARTANS, स्पार्टान्स कहते थे। ग्लैडिएटर्स या स्पार्टान्स। उनको कभी जानवरों से, कभी शेर से लड़वा रहे होते थे, कभी किसी से लड़वा रहे होते थे। होते वो कैदी थे। रोम सल्तनत में बहुत ज़्यादा कैदी थे और वो कैदियों को बड़ा मिसट्रीट करते थे। और यहाँ पे जब लड़वाते थे तो वो शख्स या तो ज़िंदा रहता था या तो मर जाता था। रोज़ाना यहाँ पे 300 से 400 जो है लोग मरते थे ड्यूरिंग दीज फाइट्स। और स्टेडियम में जो लोग थे वो हर मरते हुए शख्स के लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजाते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो ये रोम में एक एंटरटेनमेंट का पर्पस बनाया हुआ था और ये 7 मिरेकल्स में से एक है जिसे रोम कोलोसियम कहते हैं। यहाँ पे नाम हमें याद रखना है, स्पार्टान्स। स्पार्टान्स से हमारे लिए निकला सार्टान्स। क्या नाम निकला? SARTANS। ठीक है, अब आते हैं जनाब पढ़ाई पे। तो सार्टान्स जो है वो होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, जिन भी ड्रग्स के नाम के आखिर में सार्टान्स आएगा, क्या आएगा? सार्टान। तो वो क्या होंगे? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन जो मॉलिक्यूल है उसको उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देते। और जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा तो वो क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं कराएगा। ये डायरेक्ट इनहिबिटर होते हैं या इनडायरेक्ट इनहिबिटर होते हैं, बताएं ज़रा। डायरेक्ट। क्यों होते हैं बेटा डायरेक्ट? सर क्योंकि ये खुद सही है, से जो है डायरेक्ट उसी रिसेप्टर को मॉलिक्यूल ब्लॉक पे कर रहे काम हैं। करता ये डायरेक्ट रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं। जो रिसेप्टर पे काम करते हैं उन्हें डायरेक्ट इनहिबिटर कहते हैं। एस इनहिबिटर्स डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं? है। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हैं, वेरी गुड, क्योंकि ये इंजाइम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, रेनिन इनहिबिटर्स क्या है, डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट है बेटा, इनडायरेक्ट। वजह क्या है? क्योंकि रेनिन भी मतलब इनडायरेक्टली मैसेज ये पहुंचा रहा है कि एंजियोटेंसिन 2 को रोकना है, और जो डायरेक्टली रोक रहा है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो रेनिन इनहिबिटर, ठीक है, एस इनहिबिटर्स। और यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशन हमने निकाली। कौन कौन सी बेटा? बारी बारी नाम बताते जाएं और ड्रग के नाम बताएं। पहली क्लासिफिकेशन कौन सी है? शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे कौन सी ड्रग आएगी? रेनिन इनहिबिटर। रेनिन क्या नाम था बेटा? एलिस वेरी गुड, सेकंड पे आते हैं। ठीक है, एस क्या नाम है? इनहिबिटर। एस इनहिबिटर्स में कौन सी आती है? कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल या कैपोटिन, सही है। अच्छा जी, कैप्टोप्रिल नाम ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि हमें सॉल्ट से लेना देना, ब्रांड से नहीं है। यहाँ पे कौन सी आएगी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे? सार्टन से एंड में सार्टन्स। आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कैंडी सार्टान। इसमें एक नाम याद रख लेते हैं, कैंडी सार्टान। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद है यहाँ पे कौन सी आएगी सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन पे? डायूरेटिक।
डायूरेटिक्स। वेरी गुड, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स काम करती हैं सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन पे। रिटेंशन करवाती है, एक्सक्रीशन कराती है? एक्सक्रीशन। वेरी गुड। अब मैं देख सोडियम एक्सक्रीशन कराएंगे, ठीक है। डायूरेटिक्स 3 क्लास में क्लासिफाई होती है। एक मिनट, डायूरेटिक्स को थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये किडनी के अगर हम तमाम जो प्रोसीजर हैं, 3 तरह की डायूरेटिक्स होती हैं। पहली होती है लूप डायूरेटिक्स, सेकंड होती है थायजाइड डायूरेटिक्स, थर्ड होती है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। कौन कौन से 3 नाम है बेटा? लूप, थायजाइड, थायजाइड और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक में फ्यूरस अमाइड का नाम याद रखना, फ्यूरस अमाइड। लूप डायूरेटिक में फ्यूरस अमाइड। थायजाइड में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। थायजाइड दोबारा रिपीट हो रहा है उसके नाम में। थायजाइड डायूरेटिक में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। पोटेशियम स्पेरिंग में स्पाइरेनोलेक्टोन, ये जो नीचे नाम लिखा हुआ, ठीक है। पोटेशियम स्पेरिंग में स्पाइरेनोलेक्टोन। लूप डायूरेटिक में बेटा कौन सी आ रही है? फ्यूरसमाइड। और थायजाइड में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। पोटेशियम स्पेरिंग में स्पाइरेनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टेन। ठीक है, स्पाइरेनोलेक्टोन। तो 3 हमारे पास डायूरेटिक्स होते हैं, लूप डायूरेटिक, थायजाइड डायूरेटिक। अच्छा, ये सारे काम करते हैं नेफ्रॉन में, क्योंकि अगर आप देखेंगे सोडियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन या रिटेंशन जो भी हो रही है वो नेफ्रॉन में हो रही है। किडनी बना रहा होता है ना यूरिन, किडनी फिल्टर कर रहा होता है यूरिन, जिस चीज़ को निकालना होता है उसको एक्सक्रीट कर रहा होता है, और जिसको दोबारा वापस चाहिए होती है जो चीज़, उससे क्या करता है वो क्या टर्म यूज़ करते हैं हम? अपटेक, री एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रिटेंशन करना या री एब्जॉर्प्शन करना, ये टर्म एक ही है। रिटेंशन या री एब्जॉर्प्शन दोनों टर्म्स एक ही है। रिटेंशन या री एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? वो दोबारा से रीअपटेक करेगा उसे और ब्लड में भेज देगा। चले जी, हम देखते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन जो डायूरेटिक्स की हैं वो 4 हैं: मैनिटोल, फ्यूरसमाइड, थायजाइड और स्पाइरेनोलेक्टोन, जिसे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कहते हैं। लेकिन हम मैनिटोल नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं फ्यूरसमाइड, जिसे हम क्या कह रहे थे, क्या नाम था फ्यूरसमाइड? कौन सी क्लास में था? लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स करते हैं काम नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले पे। ये देखें, ये लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब, और इसके बाद कौन सी आ गई? ये कौन सी लिम्ब है? असेंडिंग। असेंडिंग लिम्ब। अब इसमें थिन और थिक पार्ट होता है, तो ये कौन सा पार्ट है बेटा? थिन पार्ट। थिन, और इसको क्या कहेंगे? थिक पार्ट। थिक। हाँ, तो थिक असेंडिंग लिम्ब इसका पूरा नाम बन गया। तो फ्यूरसमाइड थिक असेंडिंग लिम्ब पे काम करते हैं। सोडियम और क्लोराइड को क्या कराएंगे? रीअब्जॉर्ब कराएंगे या एक्सक्रीट करवाएंगे? तो डायूरेटिक खाना तो एक्सक्रीट करवाएंगे। वेरी गुड, एक्सक्रीट करवाएंगे यूरिन के थ्रू, वाटर के थ्रू, इसको बाहर निकलवाएंगे, ठीक है। असल में होता क्या है कि यहाँ पे कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं सोडियम और क्लोराइड के या इन चीज़ों के, ये उनको ब्लॉक कर देंगे, जिसके थ्रू वो दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं? एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब आ रहे हैं हम थायजाइड डायूरेटिक पे। थायजाइड डायूरेटिक बेटा कौन से पार्ट पे काम कर रहे हैं? DCT, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या नाम था? थायजाइड में कौन सी ड्रग थी? हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो है थायजाइड डायूरेटिक में आती है, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में काम करते हैं, और सोडियम और क्लोराइड की क्या कराते हैं? एक्सक्रीशन कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी क्लास आ गई, स्पाइरेनोलेक्टोन। स्पाइरेनोलेक्टोन का क्या नाम था? ये पोटेशियम स्पेरिंग। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। इसका नाम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एक खास वजह से लिया गया। क्या होता है नॉर्मली, कंडीशन क्या होती है कि नॉर्मली जब हम डायूरेटिक्स देते हैं, ठीक है, कोई से भी डायूरेटिक्स देते हैं, तो डायूरेटिक्स बॉडी में आयंस को कम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सोडियम कम होगा और डिफरेंट आयंस कम होंगे। जब सोडियम बाहर निकलता है तो अक्सर डायूरेटिक पोटेशियम को भी बाहर लेके निकलते हैं। अक्सर डायूरेटिक्स सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को लेके निकलते हैं, ठीक है। तो जब पोटेशियम बॉडी में कम हो जाता है,
पोटेशियम ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? जब पोटेशियम कम हो जाए बॉडी में, ब्लड में कम हो जाए। हाइपोकैलीमिया। वेरी गुड, हाइपोकैलीमिया की कंडीशन डायूरेटिक्स करवा देते हैं फ्यूरासमाइड और थाइजाइड। फिर हम देते हैं स्पाइरेनोलेक्टोन जो कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है। वो सिर्फ और सिर्फ सोडियम को बाहर निकालेगा और पोटेशियम को क्या कर लेगा? रीएब्जॉर्ब कर लेगा। या आपको ये चैनल्स दिख रहे हैं कि यहाँ पे स्पाइरेनोलेक्टोन दे रहे हैं और सोडियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है और पोटेशियम दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। दिख रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन से क्या क्या हो सकता है बॉडी में? पोटेशियम क्या क्या काम कर रहा होता है बॉडी में? तो ये एक्शन सर पोटेंशियल में सिग्नल इन्वॉल्व होता है। एक्शन पोटेंशियल में इन्वॉल्व होता है। उसके कौन से फेज में? हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर और रीपोलराइजेशन दोनों फेज में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रीपोलराइजेशन करवा रहा होता है, रिलैक्सेशन करवा रहा होता है। और ब्लड पे क्या इफेक्ट होता है पोटेशियम का? थिनिंग। क्लॉटिंग। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स में हेल्प यस, करता है। क्लॉटिंग। तो किसी भी शख्स में अगर हाइपोकैलेमिया हो गया तो उसका ब्लड अगर निकल रहा है तो वो निकलता रहेगा देर तक, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो गई। तो पोटेशियम के बॉडी में बहुत सारे काम है। और हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो गया तो सही से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा, क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाएगी, डिफरेंट इश्यूज आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में हम देते हैं स्पाइरेनोलेक्टॉन्स। स्पाइरेनोलेक्टॉन क्या करेंगे? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं। ये पोटेशियम को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देते, दोबारा रीअब्जॉर्ब कराते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा? यस सर। यस अच्छा, अब बात समझे कि फ्यूरासमाइड और स्पाइरेनोलेक्टोन की अगर एक ड्रग कॉम्बिनेशन में दी जा रही है। मैंने आपको सवाल दिया कि फ्यूरासमाइड के साथ कॉम्बिनेशन है स्पाइरेनोलेक्टोन का, इसकी रीज़न क्या है? ताकि पोटेशियम एक्सक्रीट ना हो। ताकि सोडियम सोडियम एक्सक्रीट और एक्सक्रीट हो पोटेशियम लेकिन जो है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। वेरी गुड। ठीक है, ताकि सोडियम अगर बाहर निकल रहा है, वो पोटेशियम को बाहर लेके निकल रहा है, तो स्पाइरेनोलेक्टोन क्या करेगा? उस पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब करेगा। पोटेशियम हाइपोकैलेमिया की कंडीशन क्या होगी? नहीं होगी। तो स्पाइरेनोलेक्टोन या फ्यूरासमाइड अक्सर कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। थाइजाइड के साथ भी स्पाइरेनोलेक्टोन कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है, क्योंकि हाइपोकैलेमिया की कंडीशन बॉडी में ना हो। सही। सर पोटेशियम स्पेरिंग सिर्फ पोटेशियम पैक करेगा, वो सोडियम को एक्सक्रीट नहीं करवाएगा। सोडियम पे काम करेगा मगर ज़्यादा डिटेल में नहीं करेगा, ज़्यादा वो पोटेशियम पे उसका फोकस होता है, इसलिए उसका नाम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स लिखा जाता है। ठीक है। लेकिन सर अगर एक बंदा हाइपर कैलीमिया की कंडीशन में और उसको डायूरेटिक कोई चीज़ मतलब हमें देना है, तो फिर हम स्पाइरोलेक्टिन तो नहीं देंगे ना? नहीं देंगे, फिर फ्यूरासमाइड सिंपल दे दें, तो वो फ्यूरासमाइड पोटेशियम को भी निकालता जाएगा और उसको भी निकालेगा। मगर अक्सर जो है डायूरेटिक जो यूज़ कर रहे होते हैं उनमें हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आ जाती है, तभी हम क्या देते हैं, इनको कॉम्बिनेशन में देते हैं। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। स्पाइरल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे क्या काम कर रहे होते हैं बेटा? लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायूरेटिक्स के काम है। डायूरेटिक्स डिफरेंट जगह पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन जो कर दी। एस इनिबिटर्स में एस इनिबिटर्स क्या थे बेटा? सर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। सही है, नाम पढ़ें, शुरू के 2 नाम याद कर लेते हैं हर ड्रग के। ठीक है, कौन कौन से 2 नाम है शुरू में बेटा? कैप्टोप्रिल और एनएल। सही है, एस इनिबिटर के नाम के आखिर में क्या पहचान रखी थी हमने? प्रिल। उसके बाद आ गए कौन सी ड्रग है दूसरी क्लासिफिकेशन? एंटागोनिस्ट। इसमें कौन कौन से आ गए? लोसार्टान और कैंडी सार्टान। ये दो नाम, इरबी सार्टान को हम छोड़ देते हैं, लोसार्टान और कैंडी सार्टान, बस नाम के आखिर में सार्टान है, हम ये याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं एडिशनल बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आगे मज़ीद क्लियर हो। ये लिखा होगा, एक मिनट, चले मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये पॉइंट कहीं पे आया तो ये देख लीजिएगा। जब भी हम बेटा
देते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में कैंडी सार्टान वगैरह, सॉरी एस इनहिबिटर्स जब देते हैं, एस इनहिबिटर्स जब देते हैं, एस इनहिबिटर एक तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, ठीक है, 4-5 रुपए की इसकी टैबलेट आसानी से मिल सकती है, 10 रुपए की, 15 रुपए की, एक तो ये बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स में एस इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। लेकिन जब बॉडी में ना एक लेना देना होता है एंजियोटेंसिन 2 का और ब्रेडिकाइनिन का, एक एंजाइम का, एक मॉलिक्यूल का नाम याद रख लें यहाँ पे, ब्रेडिकाइनिन। एंजियोटेंसिन 2 और इसका लेना देना किससे होता है? ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन नॉर्मली वेसोडाइलेटर होता है और एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है? एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है बेटा? वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन एक वेसोडाइलेटर होता है और एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है? वेसोकंस्ट्रिक्टर। ब्रेडिकाइनिन जब बॉडी में इंक्रीज होता है ना, और जब बॉडी में अक्सर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है कि कफ जैसी कंडीशन अक्सर लोगों में आती है, कफ या एलर्जी या एडिमा की कंडीशन आती है, अक्सर लोगों में खांसी बहुत ज़्यादा होती है अगर ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज हो जाए। ब्रेडिकाइनिन का एक साइड इफेक्ट है ये, कफ बहुत ज़्यादा ये इंड्यूस कराते हैं और एडिमा वगैरह। तो क्या होता है कि जब हम एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कराते हैं, हमने ये डिफरेंट जगह पे देखा है कि अगर एक ड्रग एक चीज़ को कम करेगी तो दूसरी को क्या करेगी? ज़्यादा कर देगी। जब एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर्स हम देते हैं, एस इनहिबिटर्स में जब एस इनहिबिट हो जाता है और एंजियोटेंसिन 2 क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या इंक्रीज हो जाता है? ब्रेडिकाइनिन। क्या इंक्रीज हो जाता है बेटा? ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज हो जाता है। जब ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज होता है तो कफ ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। ये स्पेसिफिकली एस इनहिबिटर्स में होता है कि जो पेशेंट्स एस इनहिबिटर्स लेते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ड्राई कफ होती है। फिर जब ड्राई कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उनकी प्रिस्क्रिप्शन को चेंज कर देता है आर्ब्स से, ठीक है। आर्ब्स को की फुल फॉर्म क्या है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बात समझ आ रही है? तो एस को अक्सर रिप्लेस कर दिया जाता है आर्ब्स से। आर्ब्स थोड़ी सी महंगी होती हैं और आर्ब्स ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं एज कम्पेयर टू एस इनहिबिटर्स, ठीक है। वजह समझ आई कफ इंड्यूस की या बाकी चीज़ें क्यों हो रही है इसकी वजह से? यस सर। किस मॉलिक्यूल की वजह से? क्या बेटा? जो आपने रिलेशन बताया ना, ये एक बार रिपीट कर दे, ब्रेडिकाइनिन और एंजियोटेंसिन 2 का, बेटा जब इनहिबिटर का। एस इनहिबिटर्स, एस एंजाइम इनहिबिट होता है तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाता ना, ठीक है। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाता तो बॉडी में दूसरी जगह ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज हो जाता है और ब्रेडिकाइनिन के इंक्रीज होने से बॉडी में कफ वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें एस इनहिबिटर्स लेते हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ब्रेडिकाइनिन की वजह से कफ इंड्यूस होती है। तो अक्सर आपने बुजुर्गों में जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे होते हैं और एस इनहिबिटर्स में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्राई कफ की शिकायत करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी होती है। तो फिर उसको डील करने के लिए हम देते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। समझ आई? इनके ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स होते हैं और थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलें दोबारा से चलें, समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। दूसरी क्लास कौन सी थी बेटा? एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, या इनका दूसरा नाम क्या था? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्रग्स आ गई इनमें? लोसार्टान और कैंडी, ठीक है। अच्छा, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमने नहीं किया, मगर हम चौथे पे आते हैं। चौथे में कौन सा है डायूरेटिक में? थायाजाइड। ठीक है, थायजाइड डायूरेटिक्स। इसमें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड आ गया और फ्यूरासमाइड जो है, जिसे हम क्या कह रहे थे, क्या नाम था फ्यूरासमाइड का? लूप डायूरेटिक। हाई सीलिंग भी कहा जाता है इन्हें। हाई सीलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लूप में बहुत ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होते हैं, इसलिए इसे हाई सीलिंग मीन्स के ज़्यादा ये निकालते हैं सोडियम और क्लोराइड को। अच्छा, उसके अलावा पोटेशियम स्पेरिंग में कौन से आ गए? स्पाइरोनोलैक्टोन और एमिलोराइड, ठीक है। हम ज़्यादा नाम याद रखेंगे स्पाइरोनोलैक्टोन का। सर जी बेटा। सर मुझे बस ये एक चीज़ कंफर्म करनी थी, जैसे कि आपने बताया था कि पोटेशियम स्पेयरिंग पोटेशियम पे काम करता है, तो वो क्लोराइड पे काम नहीं करेगा। इसी तरह से लूप सोडियम और क्लोराइड पे काम कर रहा है तो वो पोटेशियम पे काम नहीं करेगा, ऐसा ही है? बेटा सोडियम जो है अक्सर क्लोराइड को लेके निकलता है, सही है।
सोडियम जब कम होता है ना बॉडी में तो वो क्लोराइड को लेके निकल रहा होता है। इनके चैनल इस तरह से बने होते हैं, सोडियम और क्लोराइड अक्सर साथ में निकलते हैं, मगर ज़्यादातर वो सोडियम को लेके निकलेगा, क्लोराइड को कम लेके निकलेगा, ठीक है। और जब सोडियम को क्लोराइड नहीं मिलेगा तो अक्सर ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। हमें ज़्यादा फोकस वैसे क्लोराइड से ज़्यादा दो पे करना है, सोडियम और पोटेशियम पे, सही। चले जी आगे चलें बेटा, समझ आ गई आपको? ओके सर। अच्छा जी, ये देखें अब एक क्लास हमने पढ़ी एसी इनहिबिटर्स, दूसरी आर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तीसरी है डायूरेटिक्स, 3 क्लासें हो गई, ठीक है। चौथी है सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स में कौन सी ड्रग्स आती है बेटा? अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा 2 एगोनिस्ट, वेरी गुड। इसमें कौन कौन सी आ गई दो ड्रग्स? क्लोनिडीन क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई कौन सी, ये फोर्थ कौन सी पढ़ें बेटा? बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ठीक है, या बीटा ब्लॉकर्स। तो इसमें कौन कौन सी आ गई? प्रोपेनोल, मिटाप्रोलोल, एटेनोल। अच्छा, उसके बाद आ गई अल्फा बीटा मिक्स्ड ब्लॉकर्स। तो इसमें कौन कौन सी आ गई? लेबिटोल और कार्बिडोल, ठीक है। फिर ये कौन सी ब्लॉकर्स आ गए 7 क्लास पे? ये अल्फा 1 के हैं, अल्फा 2 के हैं? अल्फा 1। अल्फा 1, ठीक है। दो नाम याद रखेंगे हम इसमें, पैराजोसिन और टेराजोसिन। फिर उसके बाद एक अलग से क्लास आती है जिसको कहते हैं वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स में हाइड्रोलिज़िन, मिनॉक्सिडिल वगैरह आता है, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हाइड्रोलिज़िन या मिनॉक्सिडिल, ये अलग से क्लास है, इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे। अच्छा, अभी हमारी यहाँ पे एक दो क्लासें रहती हैं जिन्हें कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। बीच बीच में जो स्लाइड्स आती हैं इन्हें हम क्लियर करते हुए चलते हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर में डॉक्साजोसिन और पैराजोसिन सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर रहे थे, इस वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, ठीक है। अच्छा जी, अब बीटा ब्लॉकर्स पे आ रहे हैं। बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से बेटा? सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में कौन से आ गए? एटेनोल और नॉन सेलेक्टिव किस किस पे काम करेंगे बेटा? बीटा 1 पे काम करेंगे? नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 पे काम करेंगे, बीटा 2 पे काम करेंगे? यस सर। नॉन सेलेक्टिव एस्थमेटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं? नो सर। ठीक है। अच्छा जी, तो नॉन सेलेक्टिव जो है बेटा ये इसके अलावा रेनिन सिस्टम पे भी काम करते हैं। देखिए ये हार्ट पे भी काम कर रहे हैं और वेसल्स पे भी काम कर रहे हैं, और ये रेनिन सिस्टम पे भी काम करते हैं, इस थ्रू ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कराते हैं। तो सेलेक्टिव जो है सिर्फ हार्ट पे काम करते हैं, हार्ट के कार्डियक आउटपुट को कम करते हैं। यही बात बीटा 1 और वर्सेस बीटा 2 सेलेक्टिविटी बताई हुई कि बीटा 1 जो है वो सेलेक्टिव है हार्ट के लिए। हार्ट पे एक बीटा 1 के क्या इफेक्ट होंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्रोनोट्रॉपिक, आयनोट्रॉपिक वगैरह क्या होंगे? नेगेटिव। पॉजिटिव। ब्लॉकर यस। ब्लॉकर्स क्या करेंगे? पॉजिटिव इफेक्ट रखेंगे या नेगेटिव? नेगेटिव इफेक्ट होगा ना, डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा जी। नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एज वेल एज नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक, ये सारे इफेक्ट्स होंगे। इनके साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। ब्रोंकोस्पेज्म ये कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कम करवाएंगे। कम करवाएंगे, वेरी फ्यू। तो अगर हम नॉन सिलेक्टिव की बात करेंगे तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकते हैं, इनके पल्मोनरी पे इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं और कार्डियक पे भी इफेक्ट्स इनके देखे जा सकते हैं। अच्छा जी, यही बात बताई गई कि बीटा ब्लॉकिंग एजेंट जो है कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं? नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक और नेगेटिव आयनोट्रॉपिक इफेक्ट रख रहे हैं। एंटी एरिथमेटिक इफेक्ट भी रखते हैं बीटा, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स एंटी एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? एरिथमिया को डिक्रीज करते हैं या ठीक कम है। तो आगे हम देखेंगे कि एरिथमिया की ड्रग्स में भी बीटा ब्लॉकर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए कि ये इन प्रोडक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें है वेरापेमिल, डिल्टिएजम, 3 नाम है इसमें जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वेरापेमिल, डिल्टिएजम और एमिड्रॉन। ज़रा सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम देखते हैं। चलिए, यहाँ तक सबको समझ आ गया बेटा? यस सर। चलिए जी, हम बात कर रहे हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स 2 तरह से क्लासीफाई होते हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन एंड नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। ठीक है, पायरिडीन एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेंजीन के रिंग के साथ नाइट्रोजन या हाइड्रोजन अटैच हो जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पायरिडीन। और 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुए होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन। जिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वो स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता उन्हें नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, डाईहाइड्रोपायरिडीन की अगर हम बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो कैल्शियम चैनल्स डिफरेंट तरह के होते हैं। एक होता है एल टाइप, एक होता है पी टाइप। टोटल 5 टाइप के चैनल्स होते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ 2 टाइप से अभी फोकस है, एल टाइप और पी टाइप। एल टाइप के कैल्शियम चैनल बेटा पाए जाते हैं ज़्यादातर स्मूथ मसल्स में। एल टाइप के कैल्शियम चैनल ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स में। अच्छा, स्मूथ मसल्स के अलावा कुछ क्वांटिटी एल टाइप की हार्ट में भी पाई जाती है, मगर ज़्यादा नहीं पाई जाती। हार्ट में ज़्यादातर पी टाइप पाए जाते हैं। कौन से टाइप पाए जाते हैं हार्ट में? पी टाइप पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सुने, डाईहाइड्रोपायरिडीन एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने से क्या होता है? कैल्शियम क्या करता है बेटा बॉडी में? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराता है। वेरी गुड। हमने देखा था जितने भी साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, वो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो कैल्शियम की वजह से रिलीज हो रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो। यस सर। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए कैल्शियम जो है बेटा, जब एल टाइप चैनल से और क्या कराता है, ज़्यादातर जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिन भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। C4 कैल्शियम, C4 कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम ज़्यादातर बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन करा रहा होता है। ठीक है, इसलिए हार्ट के मसल्स में भी कैल्शियम पाया जाता है। स्मूथ मसल्स जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें भी कैल्शियम ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि इनमें कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर हम ब्लॉक कर देंगे कैल्शियम के चैनल्स को, कैल्शियम के एल टाइप चैनल्स को, तो इसका मतलब जो कि वेजल्स में या स्मूथ वेजल्स में जो कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। जब वो रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली वेजल्स क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ आई बेटा? वापस बताइएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, कैल्शियम कैल्शियम, C4 कॉन्ट्रैक्शन। जब हम डाईहाइड्रोपायरिडीन देते हैं तो ये एल टाइप कैल्शियम चैनल्स पे काम करते हैं। इसका मतलब कि ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देंगे। ठीक है, जब वेजल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? वेजल्स ऑटोमेटिकली डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, वेजल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ना। तो जब हमने कैल्शियम को ब्लॉक कर दिया तो वेजो डायलेशन इफेक्ट आया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो गई वेजल्स की। सही? यस सर। तो डाईहाइड्रोपायरिडीन में हमें एक नाम याद रखना है, बस, एम्लोडिपाइन। ठीक है, एम्लोडिपाइन। इनके आखिर में पाइन आता है। पाइन वैसे एक प्लांट को भी कहते हैं, तो उससे हम अटैच कर लेते हैं कि एम्लोडिपाइन। ठीक है, डाईहाइड्रोपायरिडीन में एक नाम याद रखना है जिसका नाम है एम्लोडिपाइन। अब हम आ रहे हैं नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन पे। हमने देखा था डाईहाइड्रोपायरिडीन सिर्फ एक चैनल पे काम कर रहे थे कैल्शियम के, जो कि था एल टाइप। लेकिन नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन 2 चैनल्स पे काम करते हैं, एल टाइप एज वेल एज पी टाइप। पी टाइप बेटा कहाँ पे थे? हार्ट में। एल टाइप कहाँ पे थे? एल टाइप कहाँ स्मूथ पे थे? मसल।
स्मूथ मसल। वेरी गुड। स्मूथ मसल। तो ये एल टाइप और पी टाइप पे काम करते हैं, इसका मतलब ये हार्ट पे भी काम करते हैं और वेसल्स पे भी काम करते हैं। ठीक है, जब ये हार्ट पे काम करते हैं, हार्ट पे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, हार्ट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर वगैरह क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर रिड्यूस करना होगा तो हम अगर कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो हम नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन देंगे। ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन भी कम करेंगे, हार्ट रेट भी कम करेंगे, क्योंकि कैल्शियम चैनल्स को ये ब्लॉक कर रहे हैं हार्ट पे, और कंडक्शन को भी कम करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन को कम करने को हम मेडिकल में क्या कह रहे थे बेटा, फार्माकोलॉजी की जबान में क्रोनोट्रॉपिक। कौन से नेगेटिव के साथ बताया करें, नेगेटिव या पॉजिटिव ना, नेगेटिव। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, सही कहा सर आयोनोट्रॉपिक। आयोनोट्रॉपिक बेटा, आयोनोट्रॉपिक। ठीक है, नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट है, हार्ट रेट डिक्रीज करने का मतलब नेगेटिव कोरोनोट्रॉपिक इफेक्ट है। कंडक्शन कम करने को हम क्या कह रहे थे, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक। ड्रोमोट्रॉपिक। तो नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन के भी इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक, कोरोनोट्रॉपिक एज वेल एज ड्रोमोट्रॉपिक। जब हम आगे एरिथमिया पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कंडक्शन का बहुत ज़्यादा लेना देना है एरिथमिया में। जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, कंडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है हार्ट में, तो वो एरिथमिया की तरफ लेके जाता है हार्ट को। ठीक है, तो इसका मतलब नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन एरिथमिया में भी यूज़ किए जा सकते हैं, एज वेल एज हार्ट प्रॉब्लम में भी यूज़ किए जा सकते हैं, एज वेल एज ब्लड प्रेशर में भी यूज़ किए जा सकते हैं। नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन कहाँ कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं बेटा, ब्लड प्रेशर में, एरिथमिया में, और ब्लड प्रेशर, एरिथमिया, और भी जो हार्ट के दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें दो नाम हैं, वेरापेमिल और डिल्टीएज़म। वेरापेमिल और डिल्टीएज़म। अच्छा, एम्लोडिपिन किस क्लास में आ रहा था, डाईहाइड्रोपायरिडीन में या नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन में? डाईहाइड्रोपायरिडीन। ठीक है, और डिल्टीएज़म और वेरापेमिल क्या कराते हैं, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन में आते हैं। अच्छा, ये बेटा नीचे क्या बनाया हुआ है इन्होंने, ये जो वेव बनाई हुई क्या होता है बेटा, ये ईसीजी। ईसीजी। क्या होता है ईसीजी बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसमें हम हार्ट का एक्शन पोटेंशियल देखते हैं कि हार्ट जो है किस तरह एक्शन पोटेंशियल को या कर रहा है। जब भी इन वेव्स में आगे पीछे हो जाएंगी, वेव्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, जैसे कि ये बिल्कुल ऊपर वाली सही बनाई हुई है और नीचे वाली में डिस्टर्बेंस आपको दिख रही है, तो इसका मतलब कि एरिथमिया की कंडीशन हो गई। ठीक है, हार्ट कंडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई या तो डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो हमने ये देखा कि डिल्टीएज़म, वेरापेमिल कंडक्शन पे काम कर रहे थे, इसका मतलब ये एरिथमिया को ट्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन इनका साइड इफेक्ट ये होता है कि ये एरिथमिया करा भी सकते हैं। ठीक है, एरिथमिया को ट्रीट भी करा सकते हैं और एरिथमिया खुद इनके साइड इफेक्ट के तौर पे करा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब बस ख़त्म होने वाला लेक्चर। ये आप लोगों को समझ आ गया बीटा ब्लॉकर्स का? यस सर। ये भी समझ आ गया, ये भी आपको समझ आ गया। अच्छा, आप बताएं वेरापेमिल किस क्लास में थी बेटा? नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। ठीक है, और डिल्टीएज़म किस में था? नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। ठीक है, एमिड्रॉन किस में था? डाईहाइड्रोपायरिडीन। एमिड्रॉन बेटा ये एक नाम था जो कि पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स में स्पाइरेनोलेक्टोन के अलावा था। ठीक है, हम इस नाम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, मगर मैं आप क्लास याद करा रहा हूँ कि ये उस क्लास से इसका लेना देना है, एमिड्रॉन का। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल बनता है। सवाल ये है, इन्होंने ये कहा कि वेरापेमिल या डिल्टीएज़म बीटा ब्लॉकर्स के साथ नहीं दिए जाते, वजह क्या है? सर दोनों का नेगेटिव इफेक्ट है, तो एक साथ वेरी कैसे गुड, देंगे? दोनों का नेगेटिव इफेक्ट है, किस पे?
हार्ट रेट पे और हार्ट हर रेट, कंडक्ट। वेरी गुड, सही है। अगर हम दोनों का नेगेटिव इफेक्ट साथ में आएगा, अगर दोनों नेगेटिव आयनोट्रॉपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एज वेल एज नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट है, तो हम वेरापेमिल या डिल्टियाजम देंगे तो क्या होगा, हार्ट जैम हो जाएगा, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन अक्सर बीटा ब्लॉकर्स के साथ नहीं दिए जाते। समझ आई बात? यस सर। बेटा बहुत कॉन्सेप्ट हैं फार्माकोलॉजी में, ठीक है। मेरी कोशिश है कि कॉन्सेप्ट्स पे बात करूं, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी, सही। कॉन्सेप्ट आप लोग लिखेंगे, आपको दिख रहा है कि स्लाइड्स में वो चीज़ें नहीं लिखी हुई अक्सर, तो आप लोग इसके लेक्चर बनाएं, एडवाइस ये है। बाकी कोई मुश्किल तो नहीं हो रही फार्माकोलॉजी में बेटा? सर थोड़ी मुश्किल सब्जेक्ट है बेटा मेरी तो पूरी कोशिश है कि आसानी से जितना उसको मैं समझा सकूं आपको। मेरा समझाने का पढ़ा है ना, रिवाइज कर दे रहा हूँ तो दिमाग में बैठेगा। हाँ, मेरा समझाने का तरीका तो मुश्किल नहीं ना बेटा, आसानी से समझ आता है ना आप लोगों को। नहीं सर, समझ आता है। चलें, अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, ये आ गई क्लोनिडीन, सेंट्रली एक्टिंग मिथाइल डोपा। अच्छा, मिथाइल डोपा जो है वो मिथाइल नॉन एपिनेफ्रिन की फॉर्म में अपना एक्शन परफॉर्म करती है। और ये कौन से बेटा, कौन से क्लास में थे मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन? अल्फा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, जिनको हम सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये अल्फा 2 के थ्रू क्या करते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का रिलीज को रोक देते हैं। मतलब अगर वो रिलीज होने लगा साइनेप्टिक वेसिकल में तो ये रोक देते हैं उसके रिलीज को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और मिथाइल डोपा मिथाइल नॉन एपिनेफ्रिन की फॉर्म में अपना इफेक्ट देती है। इसके अलावा सेंट्रली एक्टिंग जो ये है, ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में भी यूज़ होते हैं, जो कि हमने देखा था। डाईहाइड्रोपायरिडीन और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन भी समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब इसके नाम के आखिर में ये देखें, ये नाम याद करने की टेक्निक्स है कि डाईहाइड्रोपायरिडीन, DPIN, डिपाइन, एम्लोडिपाइन, इनके नाम के आखिर में डिपाइन आता है, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा, इसकी इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। लूप डायरेटिक्स भी समझ आ गए, सही। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी समझ आ गया। अच्छा, ये होती हैं कुछ वेजोडाइलेटर्स जो कि उस क्लास में आती हैं, क्या कहते हैं, लास्ट क्लास कौन सी थी बेटा, सबसे लास्ट जो अदर्स की क्लास थी ना, उसमें आ रही है। ये वेजोडाइलेशन इफेक्ट रखते हैं। अच्छा, इसमें जो एक ड्रग थी मिनॉक्सिडिल, इसको जब यूज़ किया गया जिन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर के लिए ये मेडिसिन आई थी ना, मिनॉक्सिडिल, ये 4th नंबर पे आप लोगों को दिख रही होगी। ब्लड प्रेशर के लिए ये मेडिसिन आई थी, लेकिन क्या हुआ कि इसका एक साइड इफेक्ट था। वो साइड इफेक्ट क्या था कि उसकी वजह से बाल लोगों में ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखी गई ना। तो जब इसका ये साइड इफेक्ट देखने को मिला, पहले तो लोग परेशान हो गए, बाद में इसको एक अलग से स्प्रे इसका इंट्रोड्यूस करा दिया गया फार्मास्यूटिकल ने, कि वो जिन लोगों में बाल कम हो जाते हैं तो उनमें मिनॉक्सिडिल का स्प्रे यूज़ किया जा सकता है। स्किन के डॉक्टर इनको ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि मिनॉक्सिडिल के लास्ट में ये इनके बाल जो हैं वो ग्रो हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, जितने ज़्यादातर ये नाइट्रिक ऑक्साइड के हम कॉन्सेप्ट पे बाद में आएंगे। नाइट्रोग्लाइसरीन यहाँ पे याद रखिएगा, नाइट्रोग्लाइसरीन, नाइट्रो के नाम से ही नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वेजल्स को डायलेट कराते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड वेजल्स को डायलेट कराते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में देखेंगे। चलें जी, अब आप लोगों का छोटा सा टेस्ट है, ये टेस्ट लेके क्लास ख़त्म है। चलें जी, बताना शुरू करें। टेनोरमिन एटेनोल किस क्लास में आती है? बीटा ब्लॉकर। सर बीटा एंटागोनिस्ट। वो तो सही है, किस क्लास में? सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, बीटा 1, बीटा 2? मैंने बीटा 1 सेलेक्टिव में AM का आप लोगों को बताया था कि सुबह के टाइम अगर इनको ले रहे हैं तो हम मेटाप्रोलोल और एटेनोल बताया था आपने। ठीक है, तो ये किस में आ रही है? एटेनोल बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में आ रही है। वेरी गुड, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्पाइरोमाइड। स्पाइरोमाइड में क्या क्या है बेटा? स्पाइरोनोल इलेक्ट्रॉन क्या था? क्या था स्पाइरोनोल इलेक्ट्रॉन? वो पोटेशियम स्पेयरिंग के अंदर जो हमने देखा, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कौन सा है बेटा, क्या डाला हुआ दूसरी चीज़?
फ्यूरोसेमाइड लूप Furosemide लूप है डायरेटिक। जो सवाल में ये था है, लूप लूप के लिए डायरेक्ट। था सर, डायूरेटिक में लूप वाला जो था जो फ्यूरोसेमाइड यूज कर। सवाल ये है ये इन्होंने कॉम्बिनेशन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि सर वो सोडियम को के साथ अगर पोटेशियम को सर आपने पोटेशियम बताया था ना जाता कि है पोटेशियम को वो हाइपोकैलिमिया निकलने हो नहीं जाता देता। है। वेरी गुड। एलिमिनेट हाइपोकैलेमिया की कंडीशन को कम करने के लिए कॉम्बिनेशन में दिया हुआ। देखिए सर फार्मा इसको बना रही है। हम फार्मा के नाम भी देखते हुए रहेंगे ना। आईसीआई पाकिस्तान क्या है, लोकल फार्मा है या मल्टीनेशनल है? आईसीआई पाकिस्तान लोकल है या मल्टीनेशनल? आवाज़ आ रही है बच्चों? यस आ सर। रही है सर। मैं पूछ रहा हूँ आईसीआई पाकिस्तान लोकल है या मल्टीनेशनल? ये जो फार्मा का नाम दिख रहा है आपको आईसीआई पाकिस्तान, ऐसा दिख रहा है। सर मल्टीनेशनल। ये एक बेटा मल्टीनेशनल लोकल फार्मा है, ठीक है। लोकल फार्मा ने ये ब्रांड बाय किया हुआ है। देखें एस्ट्राजेनेका एक मल्टीनेशनल है लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होती। इसकी ये ब्रांड इन्होंने बाय की हुई है आईसीआई पाकिस्तान में। इन्होंने कुछ पैसे दिए होंगे इसलिए वो खरीद ली होगी। तो ये एक लोकल फार्मा में आती है। सर्ल बेटा, सर्ल किस में आती है? मल्टीनेशनल। लोकल, अच्छी लोकल में आती है। टॉप 20 लोकल जो हैं उसमें आती है सर्ल, सामी, ठीक है। स्काई लाइफ भी एक लोकल है, ये आपको यहाँ पे साइड पे नाम दिख रहा होगा, स्काई लाइफ भी लोकल है। अच्छा अब इसमें आते हैं, ये एक है एमिस्टान, को एमिस्टान। क्या क्या डाला हुआ है बेटा इसमें? एम्लोडिपिन क्या है? डाइहाइड्रो पायरामिडीन, डायहाइड्रोपायरामिडीन। पायरिमिडीन। वेरी गुड। डाइहाइड्रोपायरामिडीन किस क्या थी, क्या क्लास थी, क्या चीज़ थी? एल टाइप ब्लॉक कैल्शियम करे थे चैनल। एल टाइप। वेरी गुड। एल टाइम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या इसको सीसीबी के भी कह सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सेकंड उसमें कॉम्बिनेशन में क्या दी हुई बेटा? वेलसार्टान क्या है? वेसार्टन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। वेरी गुड। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इसमें ऐड किया हुआ है। थर्ड क्या ऐड किया हुआ है? हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड। क्या था बेटा ये? ये थायोसाइड जो हमारे पास डायूरेटिक थायजाइड डायूरेटिक था, ठीक है। तो ये देखें ऊपर कॉम्बिनेशन भी दी हुई है कि 10 mg में एम्लोडिपिन है, 160 में वेलसार्टान है और 12.5 में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है, ठीक है। ये इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन देने का पर्पज़ ये होता है, कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादातर इफेक्टिव होता है कि ब्लड प्रेशर अगर किसी शख्स का बहुत ज़्यादा हाई हुआ है तो उसमें अक्सर कॉम्बिनेशंस दी जाती है। या किसी में अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है, फॉर एग्जांपल किसी में हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इन कंडीशंस में भी अक्सर कॉम्बिनेशंस को प्रीफर किया जाता है, ठीक है, ताकि ब्लड प्रेशर इफेक्टिवली रिड्यूस किया जा सके। अच्छा वैसे इस ड्रग का नाम एमिस्टान होगा, लेकिन को जो है, को या प्लस किसी भी ड्रग के साथ तब आता है जब उसमें कोई चीज़ ऐड कर दी जाए, ठीक है। तो इसमें एडिशन हुई हुई है एक दो सॉल्ट्स की, इसलिए इसको को एमिस्टान कह रहे हैं। समझ आ रही है बात बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा उसके बाद है नाइट्रोग्लाइसरीन इंजेक्शन। नाइट्रोग्लिसरीन किस में क्लास में आ रही थी बेटा? वेज़ोडाइलेटर्स में, ठीक है, वेरी गुड। एलिस्कैरिन बेटा देखें अब, नोवार्टिस कौन सी है, मल्टीनेशनल है लोकल है? मल्टीनेशनल। वेरी गुड, नोवार्टिस मल्टीनेशनल है। एलिस्कैरिन बेटा क्या है? रेनिन इनहिबिटर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ हो रही है। नोवार्टिस फार्मा ने इसको बनाया हुआ है। उसके बाद है नॉर्वास्क। नॉर्वास्क एक फेमस ब्रांड है जिसमें एम्लोडिपिन पाया जाता है। क्या है एम्लोडिपिन बेटा? डाइहाइड्रोपायरिडीन। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग से दिया जा रहा है, ये अलग कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तमाम ब्लड प्रेशर की कंडीशन होगी लेकिन एम्लोडिपिन सेपरेटली अलग दिया जाएगा। देखा जाएगा कि क्या कंडीशन है, हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो इन चीज़ों में देखा जा सकता है। पीछे हमने देखा था कि एम्लोडिपिन को दो चीज़ों के साथ कम्बिनेशन में दिया जा रहा था, ठीक है। अच्छा आगे एक ब्रांड है फाइजर, मल्टाई है या लोकल है? मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल है। अब आगे आ रही है लेजोराइड। लेजोराइड बेटा इसमें डले हुए हैं फ्यूरोसेमाइड और एम्लोराइड। क्या क्या है दोनों बेटा? एक तो लूप डायरेटिक है लूप दूसरा डायरेटिक है फिर जी, तभी इसके नीचे डायूरेटिक भी लिखा हुआ है। और एम्लोराइड क्या है? डाइहाइड्रोपायरिडीन। एम्लोराइड बेटा इसका नाम एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा, ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होगा। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में हमने एक ही नाम देखा है, मगर एम्लोराइड भी मुझे लग रहा है कि ये वही है। अच्छा जी, एम्लोडिपिन फिर आ गया। वेलसार्टन क्या था?
एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसमें 5/80 लिखा हुआ है, इसका मतलब एम्लोडिपिन कितना है 5 और 80 mg कितना है वेल्सार्टान। तो ये इनकी डोज डिफरेंट डोज होती हैं। 14 टैबलेट्स हैं। सर्ल फार्मा की है, सर्ल लोकल थी, मल्टाई थी लोकल। लोकल में भी अच्छी लोकल में आती है। सनोफी मल्टीनेशनल। वेरी गुड, मल्टाईनेशनल। अच्छा जी, अब आ रहे हैं मीटोप्रोलोल, नोवार्टिस फार्मा की सबसे ऊपर। जी बेटा। सर हमारी डॉक्टर काशी के साथ क्लास है अभी 12:30 बजे। बेटा बस 5 मिनट मैं ये ख़त्म करने लगा, 2 से 3 मिनट दूंगा आपके। मैम को मैसेज कर दें, बस 2 से 3 मिनट है मेरे, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है बेटा मेटोप्रोलोल? बीटा 1 सेलेक्टिव है। ठीक है, बीटा 1 सेलेक्टिव को हम कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नोवार्टिस की आती है। उसके बाद है वेरापेमिन। वेरापेमिन किस क्लास में थी बेटा? डाइहाइड्रोपायरिडीन। नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन, ठीक है। वेरापेमिन और डिटियाजम, इसमें 2 आती थी। जाफा फार्मा की है। जाफा लोकल फार्मा में भी इंतहाई लोकल है। उसके बाद आ गए हम एडवांट पे, जो कि गेट्स फार्मा की है, अच्छी लोकल फार्मा है। कैंडी सार्टान क्या था बेटा? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, अब वो एडवांट आ गई। अब एडवांट प्लस में भी आती है। प्लस में भी उसमें थाइजाइड डायूरेटिक डाला होता है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। और इसमें दूसरी ब्रांड भी आती है, कैंसार प्लस। ठीक है, एडवांट के ही नाम में अगर प्लस लगा देंगे तो उसमें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ऐड हो जाता है। अच्छा जी, ये बस आखिरी स्लाइड है। तो कैपोटिन कैप्टोप्रिल समझ आ गया होगा, कौन सी क्लास से थी? एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर। उसके बाद लेजिक्स, फ्यूरोसमाइड, लूप लूप डायूरेटिक। डायूरेटिक। ठीक है। ये लूप सोनोफी की है, ये जीएसके की है। ये सारे इस पेज पे जो है मल्टानेशनल की ब्रांड्स हैं। डिल्टियाजम, नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन। डिल्टियाजम और वेरापेमिल नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन में था, ठीक है। और इसके ऊपर लिखा हुआ भी कैल्शियम एंटागोनिस्ट, इसका मतलब ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा। कार्डोरा, ठीक है, कार्डोरा के नाम से डोक्साजोसिन। डोक्साजोसिन किस क्लास में था? बीटा ब्लॉकर। पीपीएच। अल्फा 1 अल्फा अल्फा 1 ब्लॉकर। ठीक है, अल्फा 1 ब्लॉकर्स में आता है कार्डोरा। तो ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा। लास्ट ड्रग मिथाइल डोपा किस क्लास में आती है? अल्फा 2 के एगोनिस्ट। अल्फा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। इसमें दूसरी ड्रग कौन सी थी? क्लोनिडीन। ठीक है, आज का लेक्चर समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। यस।